ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जो आपकी डिजीजेस डिस्कस करेंगे पीड्स के अंदर वो होगी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की। ठीक है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की, सॉरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की सारी डिजीजेस हम डिस्कस करेंगे और इसमें से सबसे पहले हम जो मेन डिजीज डिस्कस करेंगे वो होगी आपकी माइकल डिवर्टिकुलम। जी हाँ, एपिग्लोटाइटिस तक सारी हो गई है जी। पाइलोरिक स्टीनोसिस क्या होता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पाइलोरिक स्टीनोसिस क्या होता है। ठीक है, पाइलोरिक स्टीनोसिस। अच्छा जी, पाइलोरिक स्टीनोसिस के अंदर सबसे पहले जो मेन चीज जिसका हमें पता होना चाहिए वो ये है कि अगर हम ये देखें कि ये आपका एक तरह की एसोफेगस है। ठीक हो गया जी। एसोफेगस के बाद ये एक तरह का आप बना दें कि ये आपका स्टोमिक है। स्टोमिक हो गया और इसके बाद क्या शुरू होता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा सीन, यानी कि उसको तो मैं बताने से रहा। अभी आपने जो मेन जो डिजीज है पाइलोरिक स्टीनोसिस की, वो जो डिजीज होती है वो होती है आपके जीआईटी के अंदर, आपके स्टोमिक के अंदर एक स्फिंक्टर होता है, उस स्फिंक्टर का नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि इस स्फिंक्टर का जो नाम होता है इसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं, एक तरह का कार्डियक स्फिंक्टर, इसका नाम कार्डियक स्फिंक्टर होता है। और ये वाला जो स्फिंक्टर होता है इसका नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम होता है इसका, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब देखें पाइलोरिक स्टिनोसिस के अंदर होता क्या है। पाइलोरिक स्टिनोसिस के अंदर बेसिकली आपके जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है ना, यहाँ पर इसके जो मसल्स होते हैं ना उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। क्या होता है, एक तरह का हाइपरट्रॉफी होती है। तो आपने ये कहना है कि जो आपकी पाइलोरिक स्टिनोसिस है ये वो डिजीज होती है जहां पर जनाब आपके पाइलोरिक स्फिंक्टर के जो मसल्स होते हैं उसकी क्या होती है, एक तरह की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। अब आपने देखना है कि ये तो होगा पाइलोरिक स्टिनोसिस, जब इसको कहते हैं एक तरह का हाइपरट्रॉफी हो गई, इसको आपने कहना हाइपरट्रॉफी हो गई। ठीक हो गया जी। अब मुझे आपने बताना है कि जब इसकी हाइपरट्रॉफी होगी तो एक तरह की जो खुराक होगी ये वाली जो आपकी इधर आएगी मैदे के अंदर, क्या वो आसानी से आगे जा सकेगी? आप खुद सोचें, क्या आसानी से आगे जा सकेगी? खुराक आगे जाएगी नहीं। तो फिर इसके अंदर कौन कौन से सारे फीचर्स होते हैं वो हम फुल डिटेल के अंदर देखेंगे एक एक करके कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो भी हम देखेंगे कि बच्चा कैसे होता है। तो अब देखें कि जो हमारे पास, मतलब कि हम बच्चों की डिजीजेज ये देख रहे हैं तो हमारे पास ये जो बच्चा प्रेजेंट करता होता है वो होता कैसे है। ये तकरीबन बर्थ के 3 वीक्स के बाद आता होता है। मोस्टली जो बच्चे प्रेजेंट करते हैं ना, क्वेश्चन के अंदर भी यही लिखा होता है कि तकरीबन 3 वीक्स के बाद प्रेजेंट करता होता है। 3 वीक्स की हिस्ट्री होती है कि बच्चा बर्थ के 3 वीक बाद आया। ठीक हो गया। उसके बाद अब देखें कि इसको बच्चे को वॉमिटिंग होती है और ये बच्चे को जो वॉमिट होती है इस वॉमिट को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का मतलब ये होता है कि जब ये बच्चा वॉमिट करता है ना तो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ वॉमिट जो होती है वो जनाब उसके मुंह से बाहर निकलती है। ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं नंबर 1, हम क्या कहेंगे, एक तरह का प्रोजेक्टाइल वॉमिट होगी, यानी कि बच्चा जो होगा उसको वॉमिट बहुत ज्यादा स्पीड से निकलेगी। जैसा कि आपने देखा होगा कुछ बंदे जो होते हैं उसको वॉमिट आराम से होती है, लेकिन ऐसा जो बेबी होगा इसके अंदर जो वॉमिट होगी वो उसके यानी कि माउथ के थ्रू बहुत ज्यादा स्पीड से बाहर की तरफ निकलेगी। इस वजह से हमने इसका नाम क्या रखा है, एक तरह का प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग रखा होता है। अब देखें जो कि डिफ्रेंशिएट करता है, जो कि सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ये कहते हैं कि ये वॉमिटिंग जो होती है वो बिलियस होती है कि नॉन बिलियस होती है। वॉमिटिंग की होती है दो टाइप्स, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी वॉमिट होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है बिलियस, एक कौन सी होती है आपकी, नॉन बिलियस। ठीक हो गया, कौन सी होती है, एक तरह की नॉन बिलियस। अब देखें, एक होती है बिलियस और एक होती है नॉन बिलियस। बिलियस का मतलब ये होता है कि वो वॉमिट जिसके अंदर बाइल हो, जिसके अंदर का एक तरह का बाइल हो। और बाइल क्या होता है, देखें ये फॉर एग्जांपल आपका लीवर है। ठीक हो गया, यहाँ पर आपका गाल ब्लैडर इसके नीचे होता है। आपने को अभी मैं फुल डिटेल के अंदर तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना बात का पता होना चाहिए कि ये जो बाइल जो होता है ना ये लीवर से बनता होता है और गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। ठीक होगा, ये जो बाइल इस तरह आता है, ये बाइल जनाब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। कहाँ पर आता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटर होता है। लिवर के अंदर बाइल पैदा होता है, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, और उसके बाद ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडिनम पार्ट होता है ना उसके अंदर आता होता है। बाइल आपका इंटर होता है, फिर आपके इंटेस्टाइन के अंदर इंटर होता है। तो मुझे अब आपने बताना है कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर है या नीचे है या उस लेवल पर है। शाबाश, ये बताएं। जो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन देख रहे हैं तो ये क्या है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर है। तो अगर जो वॉमिटिंग होगी
तो आपने क्या कहना है कि वॉमिट के अंदर बाइल नहीं आएगा। तो अब आपको पता चला कि वॉमिट के अंदर बाइल नहीं आया, तो ये कौन सी वॉमिट होगी? हाँ जी, ये वाली जो वॉमिट होगी वो कौन सी होगी? आपकी नॉन बिलियस वॉमिटिंग, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होगा, एक तरह का नॉन बिलियस वॉमिटिंग होगी। अब देखें, अभी तक मेरे ख्याल में आपको पता चल गया होगा कि हाँ जी जनाब, जो बच्चा होता है वो कब तक प्रेजेंट करता है, तकरीबन 3 वीक से हिस्ट्री होती है कि हाँ जी जनाब इसको ये होता है, और उसके बाद क्या कहते हैं, एक तरह की प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है। और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कौन सी? नॉन बिलियस वॉमिटिंग। ये आपने बात ऐड कर देनी, 2 चीजें होगी। उसके बाद क्या होता है कि ये जो बच्चा होता है ना, एक तरह का, फॉर एग्जाम्पल, अब आपने एक एक बात को गौर कीजिए, शाबाश, अगर ये फॉर एग्जाम्पल आगे खुराक जा नहीं रही, यहाँ पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुराक नहीं जा रही, तो आपके जो स्टोमिक होगा वो कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट यहाँ पर तेज होगी या कम होगी? अगर आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर जो होगा, एक तरह की पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होगी वो ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो खुराक है उसको वो कहता भाई आगे जाओ, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर तो ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि एक तरह की यहाँ पर हाइपरट्रॉफी हुई फिर, जिसकी वजह से खुराक आगे जा नहीं रही। तो पीछे से जो मैदा है वो इसके ऊपर क्या करता है, एक तरह का और ज्यादा प्रेशर डालता है। जब और ज्यादा प्रेशर डालता है तो खुराक क्या है, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक तरह की हाइपरट्रॉफी, इस वजह से खुराक आगे नहीं जा रही। तो हम जब बच्चे को देखेंगे ना गौर से, तो बच्चे को देखने पर हमें क्या लगेगा, एक तरह का पेरिस्टालसिस जो होंगी ना वेव्स, वो हमें फील होती होंगी कि हाँ यार, इस बच्चे का जो मैदा है वो तो बहुत ज्यादा जोर से कर रहा है। तो इसका हम क्या करते हैं कि हमारे सिर्फ और सिर्फ देखने के साथ ही कि जो पेरिस्टालसिस जो होंगी, एक तरह की वेव्स, वो एक तरह की हमें विजिबल होंगी। तो आपने क्या कहना है, क्यों? अगर आपसे पूछे, आपने कहना देखिए आगे ऑब्स्ट्रक्शन और खुराक आगे जा नहीं रही, तो मैदा जो होगा वो जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस वजह से इसमें साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन मेन जो है वो जनाब, अभी आप यहाँ तक है कि बहुत बार साउंड्स भी होती हैं, लेकिन एक बार सब्र करो, अभी मैं एक रिदम के साथ जा रहा हूँ, बच्चे थोड़ा सा टेंशन ना लिया करो, ठीक है? तुम्हारे साथ कुछ और भी हैं, उन सबको एक रिदम के साथ कवर करवाना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने ये कहा, कि एक तरह का मतलब कि पेलोरिक स्टिनोसिस होने की वजह से ये जो आपका स्टोमिक होगा, ये जोर से एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, तो इस वजह से यहाँ पर पेरिस्टालसिस ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट होंगी, ठीक हो गया? तो पेरिस्टालसिस आपको विजिबल होंगी। इसके बाद देखें, जब आप इस जगह पर हाथ लगाते हैं ना, जब इस जगह पर आप हाथ लगाते हैं तो आपको एक मास नजर आता है, मास फील होता है, और उसको हम कहते हैं ओलाइव शेप्ड मास। क्या कहते हैं? एक तरह का ओलाइव्ड शेप्ड मास, उसको हम कहते हैं ओलाइव शेप्ड मास। अगर कोई बंदा पूछे, अभी तक हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस कर ली, अभी देखें कि फॉर एग्जांपल जो बच्चा हमारे पास प्रेजेंट होगा उसकी एज कितनी होगी, तकरीबन 3 वीक का वो बच्चा होगा। नंबर 1 आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, कि जिस बात का पता होना चाहिए वो क्या है, आपने कहना है कि उसके अंदर क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। कौन सी होती है? एक तरह की प्रोजेक्टाइल वॉमिट होती है। नंबर 3, जिस बात का पता होना चाहिए वो क्या है, आपने कहना है कि नॉन बिलियस वॉमिटिंग होती है, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 4 किस बात का होना चाहिए, विजिबल पेरिस्टालसिस होती है, विजिबल पेरिस्टालसिस होती हैं। नंबर 5 किस बात का पता होना चाहिए, नंबर 5 इस बात का पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, आपको जो एक तरह का विजिबल पेरिस्टालसिस होती हैं, और आप मास कौन सा होता है, पाल्पेबल ओलाइव शेप्ड मास होता है। पाल्पेबल, जब आप पालपेट कर, जब आप हाथ लगाते हो तो कौन सा मास होता है, ओलाइव शेप्ड मास होता है। आपने कहना पाल्पेबल ओलाइव शेप्ड मास होता है। तो ये जनाब आपकी 5, ये अभी तक इतना मेन पता होना चाहिए, फिर आगे मैं और ज्यादा डिटेल में जाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि एक जनाब 4th वीक का बच्चा है, वो जनाब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है, उसको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, और जनाब नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, उसके बाद जनाब पालपेबर और लाइफ शेप्ड मास है, तो ये क्या है? तो आपने क्या कहना है, आपने कहना पाइलोरिक स्टिनोसिस है, ठीक हो गया? आगे आए। अच्छा, इस बच्चे को जब इसको वॉमिट आ रही है, तो एक तरह का, मुझे ये बताएं कि इस बच्चे का वजन कम होगा या ज्यादा होगा? वजन वजन जो होगा, वजन में अगर हम देखें कि वजन इसका क्या होता जाएगा, वेट इसका आस्ता आस्ता कम होता जाएगा। आपने कहना वेट लॉस होता जाएगा, ये देखें वेट लॉस होता जाएगा। और दूसरी बात देखें, ये बच्चा जो खाता है वोमिट आ जाती है, तो इसको भूख लगेगी और कि नहीं लगेगी? भूख लगेगी ना। तो इसको और ज्यादा भूख लगेगी, क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी को कोई ना कोई न्यूट्रिशन तो मिल नहीं रही। मैदे के अंदर जो खुराक जाती है बाहर निकल आती है, मैदे के अंदर जैसे खुराक गई बाहर निकल रही है, और ब्लड के अंदर खुराक जा नहीं रही, इसके सेल्स को खुराक मिल नहीं रही। तो आपने इसको क्या कहना है, एक तरह का बच्चे को भूख ज्यादा से ज्यादा लगती है। ये बच्चा रोता है, वॉमिट होती है इसको, ये रोता है, और उसके बाद फिर ये क्या करता है, ये जनाब इसको भूख लगती है, फिर उसके बाद ये थोड़ा बहुत खाता है, फिर इसको वॉमिट आती है, फिर जनाब इसका यही सीन चलता रहता है, ठीक हो गया? अब देखें, आगे हम आते हैं। आगे आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या। अच्छा जी, आगे देखो कि आगे क्या हिसाब होता है। आगे आपने थोड़ा सा गौर करना है, शाबाश, कि ये जो बच्चा है एक तरह का, समझ आ रही है, ये जो बच्चा है, इसके अंदर हम अगर देखें
कि ये वॉमिट बार-बार कर रहा है। जब ये वॉमिट बार-बार करता है तो वॉमिट के साथ आपकी ऐसी कौन-सी चीज़ें होती हैं जो कि बाहर जा रही हैं? स्टोमक के अंदर एसिड पैदा होता है कि नहीं होता? पहले तो ये बताएँ, जो स्टोमक होता है उसके अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है? एसिड होता है ना? तो आपने ये कहना है कि जो एसिड होगा वो बंदे का बाहर जा रहा है। तो जब बच्चे का एसिड बाहर जा रहा है, शाबाश! एसिड बाहर जा रहा है, तो आपने कहना है एसिड लॉस हो रहा है। एसिड लॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन को जब आपकी बॉडी से एसिड निकलता है ना, तो आपकी बॉडी की ये कंडीशन क्या होती है? एक तरह की मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस जिसको आप कहते होते हो। तो आपने कहना है कि मेटाबॉलिक अल्कालोसिस हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आपसे पूछे बंदा कि ये मेटाबॉलिक अल्कालोसिस का मतलब क्या है? आपने कहना है कि अल्कालोसिस का मतलब होता है बेस, क्योंकि कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, जिनकी बेसिक माशाल्लाह होगी, वो उसको ये भी नहीं पता होगा अल्कालोसिस कहते किसको। तो अल्कालोसिस का मतलब होता है बेस, ठीक हो गया? आपने ये कहना है कि देखिए आपके मैदे के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो देखें जब उसको उल्टी बार-बार आती है, वॉमिट बार-बार आती है, तो एसिड भी उसकी बॉडी से बार-बार बाहर निकलता है। जब उसकी बॉडी से एसिड बार-बार बाहर निकल रहा है, तो उसकी बॉडी के अंदर एसिड कम रह गया। जब उसकी बॉडी के अंदर एसिड कम रहेगा, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एक तरह का मेटाबॉलिक अल्कालोसिस कहते होते हैं। क्या कहते हैं? एक तरह का मेटाबॉलिक अल्कालोसिस कहते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, आगे क्या सीन होता है, ठीक है? देखें, फॉर एग्जांपल ऐसा जो बच्चा होगा, इसके अंदर खुराक के अंदर क्लोराइड होता है, पोटेशियम होता है, तो वो भी क्या निकलेगा? वो भी जनाब वॉमिट की खुराक जैसे आएगी, तो खुराक के पार्टिकल के अंदर जो आयंस होते हैं आपके, वो भी बाहर निकल रहे हैं। तो जब आपके आयंस बाहर निकलेंगे, तो आपका क्लोराइड बाहर निकलेगा, क्लोराइड की कमी हो जाएगी, आपको पोटेशियम की कमी हो जाएगी। जब पोटेशियम और क्लोराइड की कमी होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोकलीमिया, हाइपोकलीमिया। और उसके बाद आपने क्या कहना है? क्लोरीमिया, क्लोरीमिया। इसका मतलब क्या है कि बंदे के अंदर पोटेशियम और क्लोराइड दोनों की कमी हो जाती है। इस वजह से हम आपको अगर पूछे कैसे, आपने कहना वॉमिट होती है, वॉमिट के अंदर आयंस होते हैं, और ये आयंस जो होते हैं वो बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हाइपोक्लीमिया और हाइपोक्लोरीमिया हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है? आपका एक तरह का मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होता है। ये चीजें आपने लाजमी याद करनी, ये वाली ये 3 चीजें, क्योंकि इनका अक्सर बच्चों को पता नहीं होता कि हाँ जी जनाब ये क्या सीन है। आपने कहना है कि बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि एक तरह का मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होती है, हाइपोक्लीमिया होता है, हाइपोक्लोरीमिया होता है, जो कि मेन आपका पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद आगे आपको किस बात का पता होना चाहिए? आगे इस बात का पता होना चाहिए एसोसिएशन किसके साथ करता होता है, मतलब कि ऐसी कौन से होते हैं जिनको जनाब एक तरह के चांसेस होते हैं। रिस्क फैक्टर्स आप देख लें कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है? रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो रिस्क फैक्टर्स के अंदर आपने जो बातें याद रखनी है कि एक रिस्क फैक्टर्स आपका उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जो बंदे एक तरह के, मतलब कि एक मदर है, वो जनाब आपने मदर से उनकी हिस्ट्री लेके किसी तरह की कोई मेडिसिन तो नहीं खा रही थी, उन्होंने कह दिया कि हाँ जी डॉक्टर, मेरा अक्सर गला खराब होता था और डॉक्टर ने मुझे एक तरह की मेडिसिन लिख के दी थी। बंदा पता करता कि कौन सी मेडिसिन थी, वो पता चलता कि एरिथ्रोमाइसिन थी। तो एरिथ्रोमाइसिन की वजह से पाइलोरिक स्टीनोसिस बच्चे को हो सकती है, ठीक हो गया? तो आपने क्या कहना है? एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन क्या? मैटरनल हिस्ट्री अगर हो, अगर माँ जा ले रही हो कि जनाब आपकी एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है? ये क्वेश्चन आता होता है कि हाँ जी जनाब मैटरनल हिस्ट्री जो है वो जनाब आपकी एंटीबायोटिक यूज करने की, एरिथ्रोमाइसिन की यूज करने की, है मदर की, तो बच्चे के अंदर कौन से चांसेस हो सकते हैं? तो आपने कहना कि बच्चे के अंदर क्या हो सकता है? एक तरह का पाइलोरिक स्टीनोसिस हो सकता है। उसके बाद और किसके अंदर पाइलोरिक स्टीनोसिस हो सकता है? जो पहला बच्चा होता है ना, उसके अंदर चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। फर्स्ट बोर्न बेबी, उसके अंदर चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। उसके बाद और पाइलोरिक स्टीनोसिस किसके अंदर होता है के चांसेस होते हैं? पाइलोरिक स्टीनोसिस जो होते हैं, आप एक डिजीज डिस्कस करते हो जिसको हम इंशाल्लाह ये हम डिजीज डिस्कस करेंगे, ट्रैकियोएसोफेजल फस्टूला। क्या है? एक तरह का ट्रैकियोएसोफेजल फस्टूला। ट्रैकियोएसोफेजल फस्टूला का मतलब क्या होता है? देखिए आपको पता है कि अगर ये आपका एक तरह की खुराक की नाली जिसको हम कहते हैं एसोफेगस है, ठीक हो गया? और इसके बिल्कुल साथ आपकी क्या चल रही होती है? एक तरह की सांस वाली नाली जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया है, ये आपकी ट्रैकिया होगी, ठीक हो गया? अगर ये बिल्कुल सेपरेट होती हैं, अगर इन दोनों के दरमियान में इस तरह रास्ता बन जाए, यानी कि कनेक्शन हो जाए, इस तरह कनेक्शन हो जाए, तो इसको हम कहते हैं ट्रैकियोएसोफेजल फस्टूला। तो जिस बंदे के अंदर ट्रैकियोएसोफेजल फस्टूला हो, तो उस बंदे के अंदर भी पाइलोरिक स्टेनोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। समझे कि नहीं समझे कि ट्रैकियोएसोफेजल फस्टूला क्या होता है? आपने कहना है कि जब ट्रैकिया और एसोफेगस दोनों के दरमियान में कनेक्शन हो जाए, पैदा हो जाए, कि इधर से जो एयर जो है वो जनाब इधर आ सके, और यहाँ से कुछ खुराक के पार्टिकल हैं वो जनाब इधर फेफड़ों के अंदर भी जा सके, तो इसको हम क्या कहना है? एक तरह का मतलब कि ट्रैकियोएसोफेजल फस्टूला कहते होते हैं। इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये सारा कुछ। तो ये आपके रिस्क फैक्टर्स और ये सारी बातें थी जिनके अंदर ये हो सकता है। तो आपने रिस्क फैक्टर्स इन सब बातों को कैसे याद करना है? आपने कहना है कि फर्स्ट बोर्न बेबी हो सकता है, फर्स्ट बोर्न बेबी, उनके अंदर हो सकता है। अरिथ्रोमाइसिन जो होती है जनाब आपकी,
इनके इंजेक्शन के साथ हो सकता है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये किसके साथ होता है, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, उसके बाद जनाब आपका फर्स्ट बोर्न बेबी हो गया, और इसके बाद ट्रैकियोएसोफेजियल फस्टूला के साथ, टीईएफ ट्रैकियोएसोफेजियल फस्टूला के साथ होता है। अच्छा, अब हम आते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इसका डायग्नोज कैसे करते हैं। हमें हिस्ट्री का पता चल गया कि एक बच्चा आएगा जनाब, आई मैं सारी बातें एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक हो गया। एसोसिएशन इनके साथ ही आ जाती है, ट्रैकियोएसोफेजियल फस्टूला के साथ इसकी एसोसिएशन मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है। अच्छा जी, अगर क्वेश्चन इस तरह आता है, अभी मैं सारी बातें रिपीट कर, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक 4 मंथ का 4 वीक्स का बेबी आता है, 3 वीक का बेबी आता है, उसकी मदर कहती है कि मेरा जो बच्चा है वो जनाब वॉमिट करता है, तो वो जनाब एक तरह की वॉमिट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक हो गया। और जनाब वॉमिट का जो रंग है वो एक तरह का पीला नहीं होता, ठीक हो गया। उसके बाद आपको पता चला कि नॉन बिलियस वॉमिटिंग है, उसके बाद आपको पता ग्रीनिश यानी कि नहीं है, उन्होंने कहा तो ग्रीनिश नहीं होगा, तो आपने क्या कहना है, एक तरह का प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग नहीं है, नॉन बिलियस वॉमिटिंग है। फिर उसको कहता है बच्चा रोता है, और उसके बाद फिर इसको भूख भी काफी ज्यादा लगती है, फिर वो कहता है कि हाँ जी जनाब मतलब कि जब आपने जब उसका एग्जामिनेशन करते हो तो बच्चे का जो होता है वो जनाब पेरिस्टाल्सिस प्रेजेंट होती है, लाइव शेप मास आप देखते हो पालपेट करने पर। उसके बाद जनाब उसका जब आप आइंस चेक करते हो, आइंस चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आपको खुद पता चल जाना कि ये चाहिए कि यार ये हो सकता है कि एक तरह का मतलब कि बेबी पाइलोरिक स्टीनोसिस का हो। तो जब आपको लगा कि यार इसको बेबी को एक तरह का पाइलोरिक स्टीनोसिस का हो, तो आपने डायग्नोज करना है। अब ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि हाँ जी जनाब आपने देखा बच्चे को तो उसके बाद फौरन ही आपको पता चल गया कि इसके अंदर क्लोराइड की भी कमी होगी, पोटाशियम की भी कमी होगी। तो इन सबको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाओगे, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट के अंदर आप क्या देखते होते हो, इसके अंदर आप ये देखते हो कि हाँ जी जनाब बच्चे के अंदर पोटाशियम कितना है, सोडियम कितना है, क्लोराइड कितना है। तो आपने क्या कहना है कि पोटाशियम और क्लोराइड दोनों का लेवल क्या होगा, एक तरह का कम होगा, नंबर वन। नंबर टू आपने क्या कहना है, नंबर टू आपको इसके अंदर क्या करवाते हो, एक तरह की एबीजीज करवाते हो। तो एबीजीज क्या होता है, आर्टेरियल ब्लड गैसेज। इसके अंदर आप क्या देखते हो, इसके अंदर आप देखते हो मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, क्या देखते हो, एक तरह का मेटाबॉलिक अल्कालोसिस देखते होते हो, ठीक है, ये होगा। लेकिन मेन जो टेस्ट होता है जिसका आपने लाजमी करवाना ही करवाना है, वो होता है जनाब आपका नंबर थर्ड मेन जो टेस्ट होता है, जो सबसे मेन टेस्ट होता है वो होता है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। कौन सा होता है, एक तरह का एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, ठीक हो गया। तो एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है ये जनाब हम टेस्ट करते होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जनाब क्या एक तरह का मतलब के आपका मास बना हुआ, यानी कि पेलोरिक मसल्स जो हैं उनकी जनाब एक तरह की हाइपरट्रॉफी हुई है, ये आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। इसके साथ नंबर 4 एक और टेस्ट होता है जो कि आप कर सकते हो, वो होता है बैरियम स्टडीज। क्या होता है, एक तरह का बैरियम स्टडीज, आप लेंगे बैरियम स्टडीज। ये जो टेस्ट होता है इसको हम कहते हैं, इसके अंदर हमें जो मिलता होता है वो जनाब आपका एक तरह का स्ट्रिंग साइन मिलता होता है। क्या मिलता है, एक तरह का स्ट्रिंग साइन मिलता है, ठीक होगा। तो ये जनाब आपने टेस्ट करवाना, इन सब में कोई और याद हो ना हो तो, लेकिन ये आपका अल्ट्रासाउंड वाला टेस्ट लाजमी आपको याद होना चाहिए कि ये हम देख रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, ठीक हो गया। अब हो गया कि फॉर एग्जांपल हमें पता चला, फोर्थ वन को कहते होते हैं बेरियम स्टडीज टेस्ट। बेरियम होता है वो स्वालो करवाना होता है बच्चे यानी कि पेशेंट को, बेरियम एक उनको स्वालो करवाना होता है, और उसके बाद हम देखते होते हैं कि हाँ जी जनाब हमें क्या चीज नजर आती है, इसको हम कहते हैं बेरियम स्वालो या बेरियम स्टडीज टेस्ट, ठीक हो गया। आगे आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। देखें एक बात बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके पास पेलोरिक स्टीनोसिस का पेशेंट आता है ना, जो कि अक्सर क्वेश्चन आता होता है कि हाँ जी जनाब हमारा मेन जो टारगेट होगा ट्रीटमेंट का वो क्या होगा, कौन सा हमारा बेस्ट जो ट्रीटमेंट का टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। आप खुद सोचो यार कि फॉर एग्जांपल अगर उस बंदे को पाइलोरिक स्टीनोसिस हुई हुई है, उससे बंदा मरने नहीं लगा, लेकिन जब उसको वॉमिट बार बार आ रही है, उसका जो पोटाशियम और जो क्लोराइड है वो उसकी बॉडी में बाहर निकल रहा है, पोटाशियम जो जैसे जैसे बाहर जा रहा है उसकी वजह से बच्चे को रिदमिया होंगे। तो जो मेन कॉज ऑफ डेथ करवा सकता है वो कौन कर सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। कौन करवाता है, आपका एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करवाता होता है, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ पड़ा है, सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, एक तरह का उसको ठीक करना। समझ आई कि नहीं, सही है कि सबसे पहले आपने बच्चे को देखा तो आपने क्या करना है, उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक करना है, आपने देखना है उसका जनाब पोटाशियम क्लोराइड क्या है, फिर उसके बाद आपने पोटाशियम उसको देना है, क्लोराइड देना है, ये सारा कुछ देना है, ठीक होगा। पोटाशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है। दूसरे नंबर पर क्या होगा, देखें बच्चा जो होगा उसको बार बार वॉमिट आ रही है, जब बच्चे को बार बार वॉमिट आ रही है तो वॉमिट के अंदर ज्यादा जो बॉडी से एक्सक्रीट होता है वो तो वाटर ही होता है ना, तो वाटर उसकी बॉडी से बाहर जा रहा है, जब उसकी वाटर उसकी बॉडी से बाहर जा रहा हो तो इसकी वजह से बच्चा जो होगा वो डिहाइड्रेशन में जा रहा है। तो सब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बच्चे को एक तरह का फ्लूइड्स देना है।
फ्लूइड्स देना, नॉर्मल सलाइन वगैरह लगानी है ताकि बच्चे का फ्लूइड्स रिहाइड्रेट हम कर सकें, ठीक हो गया। इसके बाद और हम क्या करते हैं, हम एंड पर कहीं सर्जरी करते हैं। ये नहीं कि हाँ जी जनाब आपके पास बंदा आ गया, जनाब आपने शुरू पर ही सर्जरी कर देनी है। पहले हम उसको एक तरह का बच्चे को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसकी नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं। उसके बाद कहीं घर वालों से जाके मशवरा करके उनकी इजाजत लेके उसके बाद सर्जरी की बातें आती हैं, ठीक है। तो ये था जनाब सारे का सारा टॉपिक जो कि था पाइलोरिक स्टेनोसिस का। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी कि पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है। इस पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में जो मेन बातें अभी मैं कह दूं जो आप लोगों ने याद रखनी है वो कौन कौन सी हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में ये बातें जो आप लोगों ने याद याद करनी हो उसको, सर्जरी को कहते हैं पाइलोरोमायोटोमी। इसको हम कहते हैं पाइलोरोमायोटोमी, ठीक है, पाइलोरोमायोटोमी। अच्छा जी, इसके बारे में जो आप लोगों ने यानी कि जो आपने बातें याद रखनी है वो इस तरह याद कर लें कि एक 4 हफ्ते का बच्चा है, वो जनाब आपके पास आता है, आप डॉक्टर साहब आने, ठीक हो गया। उसकी जो माँ है वो कहती है कि मेरा जो बच्चा है वो उल्टियाँ बार-बार करता है, जैसे खाता है उसके फ़ौरन बाद वो उल्टी कर देता है और उल्टी की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, नॉन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, नॉन बिलियस है। उसके बाद आप जनाब बच्चे को जो है वो जनाब अपने पकड़ते हैं और उसके बाद जनाब उसका पेट को एग्ज़ामिन करते हो तो आपको क्या मिलता है, जब आप पाल्पेट करते हो आपको लाइव शेप्ड मास मिलता है। आप जब देखते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ जी जनाब पेरिस्टाल्सिस तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है, ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या काम करते होते हो कि आप जनाब इसके अलावा मतलब कि आप ये उसके क्लोराइड लेवल देखते हो। आपको पता होना चाहिए कि क्लोराइड पोटेशियम की कमी हो जाती है कभी-कभी, जिसके लिए आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस चेक करवा देते हो। उसके बाद जनाब आपने एक तरह का एबीजीज़ करवाते हो। इसके अंदर क्योंकि हाइपोक्लोरीमिया, हाइपोकलीमिया, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस ये सारे सीन होते हैं। फिर आप इनको ठीक करने की कोशिश करते हो, क्लोराइड को ठीक करते हो, ये सारा कुछ। अल्ट्रासाउंड जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है जो कि आपने करवानी होती है। इसके अंदर आपको पता चलता है कि हाँ जी जनाब जो आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस हुई पड़ी है और इसके बाद आपको बेरियम स्वेलो टेस्ट जो करता है या स्टडीज टेस्ट करता है उसमें अंदर आपको स्ट्रिंग साइन मिलता होता है जो कि आपको शो करवाता है कि ये वाला सीन है। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो सबसे पहले हमने जो अ जो भी काम हम करते होते हैं, सबसे पहले हमने जो काम करना होता है वो जनाब आपका एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट को ठीक करना है, पोटेशियम मेन है जिसको आपने ठीक करना है। कभी भी क्वेश्चन आए कि फर्स्ट जो ट्रीटमेंट प्लान है, इनिशियल जो हमारी जो टेंशन है वो क्या है? आपने पोटेशियम को ठीक करना है। क्यों? अगर कोई बंदा पूछे कि क्यों भाई पोटेशियम को इतना क्या? अभी ना भी ठीक हुआ तो क्या है? आपने कहना कि अगर पोटेशियम ठीक ना हो तो इसकी वजह से बच्चा रिदमिया के अंदर है, बच्चा इवन तक कि बंदे को जो बच्चा होगा उसको एक तरह के कन्वर्जन्स भी होना शुरू हो सकते हैं, जैसा कि उसको कन्वर्जन्स वगैरह, और उसके बाद बच्चे का रिदमिया होगा, बच्चे को हार्ट अटैक होने के चांसेस होंगे और इसके साथ बच्चा क्या होगा एक तरह का मतलब कि सीजर्स की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हाँ जी जनाब आगे आ जाएं कि आगे क्या हिसाब होता है। नंबर थर्ड, आगे आपको जो पता होना चाहिए वो क्या होता है, एक तरह का माइकल डिवर्टिकुलम का। माइकल डिवर्टिकुलम क्या है? नेक्स्ट हम डिजीज जो डिस्कस करने लगे हैं वो है आपकी माइकल डिवर्टिकुलम। देखें जी, माइकल डिवर्टिकुलम का आप लोगों को पता होना चाहिए कि माइकल डिवर्टिकुलम आपकी एक डक्ट होती है, ठीक हो गया। इस डक्ट को हम कहते होते हैं विटालाइन डक्ट। क्या कहते हैं? एक तरह का विटालाइन डक्ट कहते होते हैं, ठीक है। अब इसको आप इस तरह देख सकते हो, इस विटालाइन, इसको आपने कहना है कि सबसे पहले आप इसका नाम क्या देखते होते हुए, इसका नाम होता है विटालाइन डक्ट। विटालाइन डक्ट का दूसरा नाम होता है ओम्फेलो मेसेंटेरिक डक्ट। क्या होता है? एक तरह का ओम्फेलो मेसेंटेरिक डक्ट। इसका दूसरा नाम ये होता है एम्फेलो मेसेंटेरिक डक्ट। अब देखें, ये जो डक्ट आपने अक्सर देखा होगा कि अब बल्कि इसको मैं एक और तरह देख एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो डक्ट होती है ना, जो आपकी एक तरह की ये जो एम्फालो मेसेंटेरिक डक्ट और ये जो डक्ट होती है, इसका सीन क्या होता है? इसका सीन इस तरह का होता है कि ये जो डक्ट होती है ये जनाब आपकी एक तरह की बच्चे की डक्ट जो कि मदर से न्यूट्रिशन ले रही होती है ना, ये वो वाली डक्ट होती है, ठीक हो गया। अब आफ्टर दी बर्थ क्या होता है? बर्थ के बाद ये जो डक्ट होती है ये खुद ब खुद खत्म हो जाती है। क्या होती है? एक तरह की खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल इन केस अगर किसी बच्चे के अंदर ये डक्ट खत्म ना हो तो उस कंडीशन के अंदर हम इसको कहते होते हैं कि ये क्या एक तरह का माइकल डिवर्टिकुलम है। पहले मैंने क्या कहा कि देखें, ये आपकी अम्फालो मेसेंटेरिक डक्ट या विटालाइन डक्ट, इसका ये होती क्या है? आपने कहना है कि ये जनाब विटालाइन डक्ट जो होती है ये जनाब आपका मेन जो इंपॉर्टेंट डक्ट होती है जो कि बच्चे से माँ से एक तरह का खुराक लेकर जाती है बच्चे को, ठीक होगा, ये डक्ट होती है। लेकिन आफ्टर द बर्थ क्या होती है? ये डक्ट जो होती है खुद ब खुद ही एक तरह की खत्म हो जाती है। और अगर इन केस ये खत्म ना हो तो इसका नाम जो रख देते हैं वो माइकल डिवर्टिकुलम रख देते हैं, ठीक होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि फिर क्या रखते हैं? एक तरह का माइकल डिवर्टिकुलम रखते होते हैं। अब एक तरह का
इसके अंदर ये होती कहाँ पर है? ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? एक तरह का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। आपने कहना स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्ट कॉमन यहाँ पर होती है, मोस्ट कॉमनली ये वाले हिस्से पर होती है। अब देखें, अब हम एक-एक बात को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे और आगे देखते हैं कि इसमें होता क्या है। माइकल डिवर्टिकुलम के अंदर आप रूल देखते हो जिसको आप कहते होते हैं कि रूल ऑफ 2। आप क्या कहते हैं एक तरह का माइकल डिवर्टिकुलम के अंदर आप कौन-सा रूल देखते हो? रूल ऑफ 2। अब आपको पता होना चाहिए कि रूल ऑफ 2 का मतलब क्या है? रूल ऑफ 2 का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये पूरी ये तकरीबन मतलब कि उन बच्चों में होती है जिनकी उम्र तकरीबन क्या होती है एक तरह की आपने कहना है कि उन बच्चों के अंदर होती है मोस्ट प्रोबेबल जो चांसेस होती हैं जिनकी उम्र 2 साल से कम होती है। ठीक हो गया? लेस देन 2 इयर्स नंबर 1 आपने क्या कहना है? लेस देन 2 इयर्स लेस देन 2 इयर्स ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद ये इनके अंदर होती है कि ये मर्द हज़रात जो होते हैं उनके अंदर मोर कॉमन होती है एज़ कंपेयर टू फीमेल। तो आपने कहना 2 टाइम्स मोर कॉमन इन मेल एज़ कंपेयर टू फीमेल। ठीक हो गया? नंबर 3 टू ये इस फार्मूले को हम कहते हैं रूल ऑफ 2। माइकल डिवर्टिकुलम के अंदर अगर कोई बंदा पूछे कि रूल ऑफ 2 किसके अंदर देखते हो तो आपने कहना रूल ऑफ 2 हम जो देखते होते हैं वो माइकल डिवर्टिकुलम के अंदर देखते हैं। अगर कोई बंदा पूछे कि रूल ऑफ 10 आप कहाँ पर देखते हो तो आप देखते हो तो फियोक्रोमोसाइटोमा में। वो तो है ही एक सेपरेट टॉपिक में, उधर जाने का भी जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया? उसके बाद आगे क्या होता है? ये 2 इंचेस लॉन्ग होती है, 2 इंचेस लॉन्ग होती है। आगे क्या होता है? ये 2 फीट अवे होती है इलियोसिकल वाल, 2 फीट अवे इलियोसिकल वाल, इलियोसिकल वाल यहाँ से जनाब आपकी अवे होती है। नंबर 5 तकरीबन तकरीबन ये 2% पॉपुलेशन में होती है, 2% पॉपुलेशन में होती है। ठीक हो गया? आगे क्या होता है? ये जनाब आपके इसके अंदर आपके एक्टोपिक टिश्यूज होते हैं। ये एक्टोपिक टिश्यूज का मतलब क्या है? आपके यहाँ का एक तरह का एक्टोपिक टिश्यूज होते हैं। अब देखें इस एक्टोपिक टिश्यूज का मतलब क्या होता है? इन एक्टोपिक टिश्यूज का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल कौन से सबसे पहले आपके कौन से एक्टोपिक टिश्यूज होते हैं? वो भी 2 एक्टोपिक टिश्यूज होते हैं। कौन-कौन से? एक तो होते हैं गैस्ट्रिक नंबर 1, दूसरे जो होते हैं उसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक। कौन से होते हैं? एक तरह का पैंक्रियाटिक। ठीक हो गया? अब देखें जो गैस्ट्रिक टिश्यूज हैं उनका काम क्या होता है? एक तरह का एचसीएल प्रोड्यूस करना। उसका काम क्या होता है? एक तरह का एचसीएल प्रोड्यूस करना। पैंक्रियाटिक का काम क्या होता है? पैंक्रियाटिक एंजाइम पैदा करना। क्या होता है? पैंक्रियाटिक एंजाइम पैदा करना। अब देखें, अब ये वाला जो टिश्यूज है ना कुछ ये आपके गैस्ट्रिक की जगह पर उधर तो है ही है, उधर तो है ही है, लेकिन कुछ हद तक ये उस जगह पर भी है जहां पर जनाब आपका एक तरह का माइकल डिवर्टिकुलम यानी कि यहाँ पर एक तरह का आपका डिवर्टिकुलम जो है जो रह गया है, जो विटालाइन डक्ट जो रिमेनिंग रह गई ये वहां पर भी है। ठीक हो गया? उसके बाद फिर वहां पर ये क्या करेगा? जो कि ये रह गया वहां पर ये जनाब आपका एचसीएल प्रोड्यूस करेगा। हालांकि एचसीएल तो प्रोड्यूस मैदे के अंदर होता है, तो आपने क्या कहना है कि मैदे के अंदर लाजमी होता है, ये बात ठीक है। लेकिन इसी तरह के मैदे की तरह के आपके जो टिश्यूज होते हैं वो जनाब आपके इस डक्ट के अंदर पैदा हो चुके हैं। जब इस तरह के सेम टू सेम ये टिश्यूज आपके मैदे के अंदर आपके यहाँ पर पैदा हो चुके हैं तो जो काम वो करते थे मैदे के अंदर टिश्यूज एचसीएल प्रोड्यूस करते थे, यहाँ पर भी एचसीएल प्रोड्यूस करेंगे। नंबर 1 आपने कहना है। उसके बाद नंबर 2 आपने ये बात करनी है कि देखें पैंक्रियाटिक जो टिश्यूज होते हैं वो पैंक्रियाज के अंदर पैंक्रियाटिक एंजाइम पैदा करते थे और यहाँ पर ये चांसेस पैंक्रियाटिक जो एंजाइम पैंक्रियाटिक टिश्यूज का वो इधर भी है तो यहाँ पर ये क्या काम करेंगे? ये पैंक्रियाटिक एंजाइम यहाँ पर काम करेंगे। तो आपने क्या कहना है कि इस वजह से पैंक्रियाटिक एंजाइम का लेवल भी बढ़ सकता है और इस वजह से एचसीएल का लेवल भी ज्यादा हो सकता है। ठीक हो गया जी? कि माइकल डिवर्टिकुलम क्या होता है? तो अभी तक हमने जो देखा कि माइकल डिवर्टिकुलम के अंदर मेन जो चीजें हैं वो आपने क्या देखनी है? आपने कहना है कि आपकी बच्चे के अंदर यानी कि एक डक्ट होती है जिसको हम कहते हैं ओम्फेलो मेसेंटेरिक डक्ट या क्या होती है एक तरह की विटालाइन डक्ट। ये ओम्फेलो मेसेंटेरिक डक्ट या विटालाइन डक्ट जो होती है ये जनाब आपकी मदर के साथ जुड़ी हुई होती है जो कि बच्चे के लिए खुराक ले रही होती है। आफ्टर दी बर्थ ये विटालाइन डक्ट या ओम्फेलो मेसेंटेरिक डक्ट जो होती है खुद ब खुद ही खत्म हो जाती है। लेकिन इन केस अगर किसी बच्चे के अंदर ये नहीं होती खत्म तो इसको हम कहते होते हैं माइकल डिवर्टिकुलम। ठीक हो गया? नंबर 1 आपने ये बात याद रखनी है। नंबर 2 आपने ये बात याद रखनी है कि ये तकरीबन 2% पॉपुलेशन में होती है। उसके बाद आपने कहना है कि 2 टाइम्स मोर कॉमन इन मेल होती है। उसके बाद आपने कहना 2 इंचेस जो होती है वो जनाब लॉन्ग होती है, 2 फीट अवे फ्रॉम इलियोसिकल वाल्व होती है। उसके बाद आपने कहना है कि जनाब एक तरह का मतलब कि इसके अंदर 2 तरह के एक्टोपिक टिश्यूज होती हैं। ठीक हो गया? अब हम आगे आते हैं कि आगे क्या इसका हिसाब होता है। आगे देखें कि अगर हमारे पास जो बच्चा आएगा उसको क्या होगा?
मोस्ट कॉमन जो बच्चा हमारे पास ये जो प्रेजेंट करता है वो पेनलेस के साथ प्रेजेंट करता है। मोर देन 99%, मोर देन 99% जो बच्चा हमारे पास प्रेजेंट करता होता है वो किसके साथ प्रेजेंट करता है, एक तरह का उसको पेन नहीं होती, लेकिन 1% चांसेस होते हैं उसको पेन भी हो सकती है। समझ आई कि नहीं आई? ज्यादातर उसको क्या होती है, एक तरह की पेन नहीं होती, लेकिन इसको एक तरह की पेन भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि बच्चा जो हमारे पास प्रेजेंट करेगा वो कैसे करेगा। प्रेजेंटेशन, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटेशन। बच्चा हिस्ट्री क्या होगी, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस कह दे, ठीक हो गया। इसके अंदर आप क्या देखोगे, देखिए बच्चे को जब आप देखते हो तो आपने ये कहना है कि सबसे पहले ऐसा पता क्या होता है, ये जो विटालाइन डक्ट होती है ना, मोर देन तकरीबन तकरीबन ज्यादातर तो ये पूरी जिंदगी बंदे के साथ रहती है, बच्चे को बंदे को पता भी नहीं चलता कि यार ये डक्ट भी है। समझा कि ये ज्यादातर इस तरह का केसेस होते हैं कि ये थोड़ी बहुत जो रह जाती है ये बंदे के साथ पूरी जिंदगी चलती है और बंदे को पता नहीं होता कि ये मेरे साथ थी भी। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं मोस्टली ये एसिम्प्टोमेटिक होती है। क्या होती है, एक तरह की एसिम्प्टोमेटिक होती है। तो आपने ये कहना है। नंबर 2 ये क्या हो सकती है, नंबर 2 आपने ये कहना है कि अगर ये है जिसकी वजह से ये जनाब इरिटेट करेगी तो क्या होगा, आपने कहना है पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग होगी। पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग, पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग आपने कहना है, ठीक हो गया। और इसके साथ आपने क्या कहना है, पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग, और इसके बाद आपने ये कहना है कि ये जनाब आपका सडन पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग। अच्छा, आप एक और डिजीज के अंदर पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग देखते होते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऐसा बंदा जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो, मेरी बात को गौर कर लीजिएगा, अगर एक बंदा जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो, तकरीबन फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह देता है कि हाँ जी जनाब उम्र मोर देन 60 ईयर्स है, और उसके बाद जनाब जो बंदा है वो जनाब उसका बॉवल हैबिट्स जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। बॉवल हैबिट्स चेंज होने का मतलब है कि कभी उसको जनाब डायरिया हो जाता है, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक हो गया। इस दोनों तरह की कंडीशंस होती हैं, डायरिया प्लस आपकी क्या होती है, एक तरह की कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके साथ वो कहता है कि पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग है। क्या होती है, एक तरह की पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग है। तो उसको क्या है, आपने कहना है उसको एक तरह का कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है। क्या, एक तरह का कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का जो फीचर होते हैं वो क्या होता है, एज ज्यादा होती है, उसके बाद जो होता है बावल हैबिट्स जो होती हैं वो बंदे की चेंज होती हैं, कभी उसको डायरिया होता है, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उसके बाद उसको पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग होती है। तो आपने क्या कहना है कि ये क्या एक तरह का कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है। और अगर फॉर एग्जाम्पल कि एक तरह का पेनफुल रेक्टल ब्लीडिंग हो, क्वेश्चन ऐसे आए, ठीक है, कि एक तरह का एक बच्चा है जिसको जनाब एक तरह का पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग है, एक बच्चा है जिसकी उम्र जनाब दो साल है या 2 साल से कम है, यानी कि 1.5 ईयर है, और उसके बाद जनाब उसको क्या है, एक तरह का मतलब कि पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग है। आपने डाइवर्टिकुलाइटिस नहीं कहना, आपने कहना माइकल डिवर्टिकुलम। जब लफ्ज आइटस आता है उस वक्त इसका मतलब होता है कि बच्चे को पेन भी हो रही है, बच्चे को फीवर भी है। समझे कि नहीं समझे? डिवर्टिकुलाइटिस और माइकल डिवर्टिकुलम दोनों सेपरेट वर्ड्स हैं। अच्छा, पेनफुल बोला था, सॉरी। तो अगर फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन आ जाए कि अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चा है उसकी उम्र क्या है, एक तरह की लेस देन 2 ईयर्स है, और वो कहता है कि हाँ जी जनाब इस बच्चे को पेनलेस रेक्टम ब्लीडिंग है, तो आपने कहना है विद ब्लडी डायरिया, यानी कि ब्लडी डायरिया उसको। तो आपने क्या कहना, आपने कहना माइकल डिवर्टिकुलम है। क्या कहना है, एक तरह का माइकल डिवर्टिकुलम है। अच्छा जी, अब आगे एक बात, अब एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। होप सो आपके दो ये क्वेश्चंस आपके कवर हो गए। अब नंबर थर्ड क्वेश्चन को आपने देखना है, नंबर थर्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन इस तरह आता होता है जो कि अक्सर पूछा जाता है कि जनाब एक बंदा आपके पास प्रेजेंट करता है, उसको जनाब एक तरह का रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, और पेन उसके राइट इलियक फोसा में है। पेन उसके कहा, एक तरह के राइट इलियक फोसा में है, और साथ उसको क्या कहा, एक तरह का रेक्टल ब्लीडिंग है। रेक्टल ब्लीडिंग, रेक्टल ब्लीडिंग प्लस राइट इलियक फोसा पेन, अगर ये फीचर है तो आपने कहना है माइकल डिवर्टिकुलाइटिस। आपने क्या कहना है, एक तरह का माइकल डाइवर्टिकुलोसिस है, ठीक हो गया, कोलाइटिस, सॉरी, आपने क्या कहना, माइकल डिवर्टिकुलाइटिस। इन फीचर्स को थोड़ा सा याद करते रहिएगा। पहला मैं बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल आपको एक तरह का एड्स ज्यादा हो, बॉवल हैबिट्स चेंज हो, पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग हो, क्या है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। क्लियर है ये। नंबर 2 बी के ऊपर गया है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहता है एक बच्चा है, ठीक हो गया,
और उसके बाद एक बच्चा है, उसकी उम्र 2 साल है, ठीक होगा, या 3 साल है, ये वो कहते हैं एक चिल्ड्रन है, वो आपके पास आता हो, उसको पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग है। यहाँ पर भी क्या कहा, एक तरह का पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग है, लेकिन यहाँ पर उसने एक तरह का बाउल हैबिट्स चेंज करने का नहीं कहा, और ये बच्चे के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, जिसको आपने कहना है कि ये माइकल डिवर्टिकुलम है, ठीक होगा। 2 नंबर 3 क्या आपने क्या कहना है, अगर वो आता है क्वेश्चन कि एक बच्चा है, उसको जनाब एक तरह का रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, साथ उसको राइट इलियक फोसा पर पेन है, राइट इलियक फोसा पर पेन है, तो आपने कहना है कि माइकल डिवर्टिकुलाइटिस है। क्या कहना है, उसके साथ फीवर भी, वो कहता है कि फीवर भी, आपने कहना माइकल डिवर्टिकुलाइटिस है। नंबर 4 क्वेश्चन की तरफ आए, 4 क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है। देखें, वो कहते हैं कि राइट इलियक फोसा पर एक जगह और वजह से भी पेन होती है, जिस बंदे को अपेंडिसाइटिस होता है ना, उसकी वजह से भी आपको माइकल डिवर्टिकुलाइटिस वाली जगह पर पेन होती है, ठीक है। तो इस वजह से आपने ये कहना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बंदे को अपेंडिसाइटिस है, निकलती जो है वो क्या निकलती है, माइकल डिवर्टिकुलाइटिस निकलती है। तो आपने कहना है कि माइकल डिवर्टिकुलाइटिस किसके साथ, माइकल डिवर्टिकुलाइटिस के फीचर्स किसके साथ मिलते हैं, आपने कहना है एक तरह का अपेंडिसाइटिस के साथ मिलते हैं, ठीक हो गया। अब आगे आ जाओगे, आगे क्या हो सकता है, नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 क्वेश्चन के अंदर जो बात का आपको पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक तरह का पेनफुल रेक्टल ब्लीडिंग, पेनफुल रेक्टल ब्लीडिंग, और पेन कहाँ हो रही है, उसके लेफ्ट इलियक फोसा पर है, लेफ्ट इलियक फोसा पेन, लेफ्ट इलियक फोसा पेन प्लस रेक्टल ब्लीडिंग, क्या आता है एक तरह का रेक्टल ब्लीडिंग, आपने कहना है कि ये डाइवर्टिकुलोसिस है, क्या एक तरह का डाइवर्टिकुलोसिस है। ये जितनी अब मैंने ये डाइवर्टिकुलाइटिस है, डाइवर्टिकुलोसिस है, ये जो मैंने 5 जो वर्ड्स बोले हैं, इन पांचों में से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आ जाता है, जिसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, अगर एज ज्यादा होगी, बॉवल हैबिट्स चेंज होगी, कभी उसको डायरिया, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन होगी, उसके बाद जनाब उसको पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, तो वो क्या है, आपने कहना है कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है। उसके बाद उसने कहा कि पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग बच्चे के अंदर, तो क्या है, माइकल डिवर्टिकुलम। बच्चे के अंदर क्या है, एक तरह का रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, साथ उसको राइट इलियक फोसा पर पेन है, क्या है, एक तरह का डिवर्टिकुलाइटिस है। एक बंदा जिसको जनाब लेफ्ट इलियक फोसा पर पेन है, साथ उसको एक तरह का, यानी कि आपने क्या कहना है, एक तरह का रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने क्या कहना है कि ये क्या है, एक तरह का डिवर्टिकुलोसिस है, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं कि हाँ जी जनाब, डिवर्टिकुलाइटिस के अंदर और कौन कौन से फीचर्स आते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें आती हैं, इनको देख लेते हैं, ठीक हो गया। तो आगे देखें कि फॉर एग्जाम्पल कि एक तरह का डायग्नोज हम कैसे करते होते हैं, डायग्नोज का अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के बारे में आपने कहना है कि इसका जो हम डायग्नोज करते होते हैं वो होता है टेक्नीटियम 99 स्कैन, टेक्नीटियम 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 99 स्कैन, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि ये जनाब इसका डायग्नोज होता है, मेन जो आपने डायग्नोज करना होता है वो क्या होता है, एक तरह का आपने ये कहना है कि ये जनाब आपका टेक्नीटियम जो होता है 99 जो स्कैन होता है, वो जनाब आपका क्या करता होता है, एक तरह का आपका डिटेक्ट करता होता है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपको कोई बंदा पूछे कि एक तरह का और हम क्या कर सकते हैं, तो आपने कहना है कि और इसके लिए जो आप टेस्ट करते होते हो, आप ऑब्स्ट्रक्शन के लिए देख सकते हो कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो गई, कोई एक तरह की रुकावट तो नहीं पैदा हो गई, कोई इन्फ्लेम तो नहीं होगी जब पेन उसको हो रही है, किसी तरह की एक तरह की मतलब कि परफोरेशन तो नहीं होगी, उसके लिए आपने प्लेन एक्सरे करना है। नंबर 2 का एक तरह का प्लेन एक्सरे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, ये मेन आपने ये याद रखना है, बाकी सारे भूल जाओ, ठीक हो गया। आगे आ जाओ जनाब ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जनाब अगर एक बंदे को एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, ठीक हो गया, तो सबसे पहले आपको एक सिंपल सी बात, उस ब्लीडिंग को भी तो रोकना है ना, ठीक हो गया। लेकिन उस ब्लीडिंग को रोकने के साथ साथ आपने क्या करना है, बच्चा है तो उसको एक तरह का उसकी जनाब आपने सीबीसी करवाएंगे, अगर उसका जनाब ब्लीडिंग कम है तो उसको क्या करवाना है, उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे, आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन दोगे, ठीक होगा। उसके बाद आप फ्लूइड्स भी दोगे उसको, क्योंकि उसको ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो रही है। और इसके साथ आपने क्या कहना है, इसका सर्जिकल एक्सीजन करनी होती है, कर सर्जिकल एक्सीजन, यानी कि जो आपका हिस्सा इन्वॉल्व है उसको आपने निकाल के बाहर फेंकना होता है, ठीक हो गया। ये हो गया जनाब। अब हम जो नेक्स्ट आपकी जो डिजीज डिस्कस करने लगे हैं वो है आपकी एक तरह की लेप्रोटोमी कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट आपकी जो डिजीज है इसको आप कहते होते हैं हर्षप्रंग डिजीज, क्या कहते हैं एक तरह का हर्षप्रंग डिजीज, क्या हर्षप्रंग डिजीज क्या होते हैं।
देखिए जी, हर्षबर्ग डिजीज के अंदर जो मेन चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये होता है कि आपका एक तरह का आपके फॉर एग्जांपल जो मेन है वो क्या है, आप खुद देखें कि एक तरह का ये जनाब आपका स्टोमिक है, ये जनाब इस तरह स्टोमिक, उसके बाद जनाब ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जनाब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे शुरू हो रही है, ठीक हो गया, उसके बाद ये जनाब आपका एक तरह का रेक्टम आ गया, ठीक है। अब ये जो आपकी हर्षबर्ग डिजीज का जो लिंक होता है वो कहाँ पर होता है, हर्षबर्ग डिजीज का जो लिंक होता है वो यहाँ पर आपका मेन जो इफेक्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है, मतलब कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो कॉलन मैंने बनाई ना, आपने कहना कॉलन इन्वॉल्व होती है, और कॉलन के अंदर भी कौन मेनली, कॉलन के अंदर भी मेन जो होती है वो डिस्टल कॉलन होती है, कौन सी होती है आपकी एक तरह की डिस्टल कॉलन इन्वॉल्व होती है, ठीक हो गया जी, कि डिजिटल कॉलन आपकी इन्वॉल्व होती है। अब हम इस बात को थोड़ा सा और डिटेल के अंदर लेकर जाते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल आपने ये खाना खाया, आपकी ये खुराक इधर है, इधर है, इधर है, ये जनाब इस तरह मूव कर रही है, तो ये कैसे मूव कर रही है, सिंपल सी बात है, ये इस वजह से मूव कर रही है कि ये जनाब यहाँ पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह की क्या होती है, एक तरह की पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही है, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट कौन करवाता है, पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट करवाता होता है वो करवाता है गैंग्लियोनिक सेल्स, नर्व्स करवाती होती हैं, कौन करवाती है आपकी एक तरह की गैंग्लियोनिक सेल्स करवाती हैं, जिसको हम कहते हैं जो नर्व्स करवाती होती हैं, इनका आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो करवा रही होती हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल गैंग्लियोनिक सेल्स जो हैं अगर वो एब्सेंट हो जाएंगे, अगर एक तरह के गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट हो जाएंगे, तो मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों की एक तरह की मोटेलिटी होगी, क्या आप लोगों की जो एक तरह की इंटेस्टाइन जो होगी वो मोटाइल करेगी, वो एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो खुराक आगे जा रही है ना। तो आपने सबसे पहले कहना है कि जो मोटेलिटी होती है वो किस वजह से होती है, मोटेलिटी होती जो है वो किस वजह से होती है, बाकी इसके अंदर आते होते हैं आपके मतलब कि प्लेक्सीज आते हैं और बैच प्लेक्सीज आता होता है, ठीक है, माइंटेरिक प्लेक्सीज आता होता है, वो प्लेक्सीज को आप डिटेल के अंदर डिस्कस करोगे जीआईटी के अंदर, आप वो टेंशन नहीं लेनी कि हाँ जी जनाब वो प्लेक्सीज के अंदर इस तरह इशू होता है, वो होता है इस वजह से मैंने बता दिया, क्योंकि बाद में ना कहिएगा कि पता नहीं कुछ प्लेक्सीज भी होते हैं उनका इशू होता है, लेकिन प्लेक्सीज को चलाने वाले कौन से होते हैं, प्लेक्सीज को जो मेन चलाते हैं वो तो आपके ये होते हैं जिनकी अभी हम बात करने लगे हैं। प्लेक्सीज जो मेन चला रहे होते हैं वो होते हैं गैंग्लियोनिक सेल्स, कौन होते हैं, एक तरह के गैंग्लियोनिक सेल्स। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल गैंग्लियोनिक सेल्स ही नहीं होंगे तो ये प्लेक्सी सही तरह काम नहीं करेंगे, जब ये प्लेक्सी सही तरह काम नहीं करेगा तो क्या होगा, प्लेक्सिस जब तो सही तरह काम नहीं करेंगे तो मोटेलिटी नहीं होगी, इस वजह से मोस्ट कॉमन जो होती है वो डिस्टल कॉलन में होता है, कहाँ होता है, एक तरह का डिस्टल कॉलन में, ये जगह कॉलन में ये होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जनाब आपके गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं है, अब ये बचाएं, मुझे बताएं, जब ये गैंग्लियोनिक सेल्स आपकी इधर नहीं है तो क्या ये आपका ये वाला जो हिस्सा है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा, शाबाश, यहाँ पर मोटेलिटी होगी, यहाँ पर किसी तरह की कोई मोटेलिटी या किसी तरह का कोई सीन होगा, यहाँ पर किसी तरह की कोई मोटेलिटी कोई सीन नहीं होगा, जब यहाँ पर किसी तरह की मोटेलिटी और किसी तरह का कोई सीन नहीं होगा, यहाँ पर पेरिस्टालसिस नहीं होगी, तो फिर इधर जो खुराक इधर से जो है एक तरह की, क्या नीचे ये जा सकेगी, यहाँ से खुराक तो नीचे जाएगी नहीं, जब यहाँ से खुराक नीचे नहीं जाएगी तो ये खुराक कहाँ रहेगी, ये खुराक आपकी इधर इकट्ठी होती जाएगी, जब ये खुराक आपकी इधर इकट्ठी होती जाएगी तो ये मुझे ये बताएं कि ये जो कॉलन होगी ये आपकी साइज में बढ़ नहीं जाएगी बहुत बड़ी, तो कॉलन जो होगी वो बहुत ज्यादा साइज में बढ़ जाती है, जिस वजह से इसको हम कहते हैं मेगा कॉलन, क्या कहते हैं, एक तरह का मेगा कॉलन हो सकती है, ठीक है। तो आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का मेगा कॉलन हो जाती है, इसके अंदर जो होता है वो जनाब आपका एक तरह का, आपने कहना है कि जो आपके गैंग्लियोनिक सेल्स जो होते हैं वो जनाब आपके एब्सेंट हो जाते हैं, या न्यूरल क्रैश सेल्स जो होते हैं, ये भी आप कह सकते हो कि न्यूरल क्रैश सेल्स जो होते हैं वो आपके एब्सेंट होते हैं, या गैंग्लियोनिक सेल्स जो होते हैं वो आपके एब्सेंट होते हैं इसके अंदर, जो कि मेन ही है, ठीक है। अब हम आते हैं कि हाँ जी जनाब ये जो हर्षबर्ग डिजीज होती है ये किसके साथ एसोसिएट किसके साथ करती होती है, ठीक है, इसका किसके साथ एसोसिएशन होती है, अब हम इसको देखते हैं, एसोसिएशन, एसोसिएशन देख लें जी, एसोसिएशन, एसोसिएशन के अंदर जो बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आती है डाउन सिंड्रोम। देखें, डाउन सिंड्रोम जो है ये आपने याद रखना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं सारी की सारी आपकी जेनेटिक्स जो डिसऑर्डर्स होंगे उनको कवर करने की कोशिश करूंगा कि डाउन सिंड्रोम किसके साथ एसोसिएट करती है, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिन बंदे के अंदर डाउन सिंड्रोम हो तो क्या क्या हो सकता है, हम एक एक डिजीज को इंशाल्लाह डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, हमारा नेक्स्ट टारगेट यही होगा, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, देखिए डाउन सिंड्रोम के बारे में जब आपको पता होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम का बच्चा होगा वो क्वेश्चन ऐसे ही एग्जामिनर पूछेगा कि हाँ जी जनाब इसके अंदर
मेगा कॉलन हुई पड़ी है, उसके बाद जनाब उसको स्टूल पास नहीं हो रहा, उसके बाद जनाब कॉन्स्टिपेशन में बच्चा है तो उसको क्या आपने कहना हर्षबर्ग डिजीज है भाईजान, ठीक हो गया, तो ये आपने कहना है। उसके बाद क्या होता है मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूरो मल्टीपल MEN टाइप 2, ये आपका एक तरह का MEN टाइप 2, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर, ठीक हो गया। आपने कहना है मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाजिया, क्या कहते हैं, एक तरह का ये कैंसर है, ये कैंसर के साथ भी एसोसिएट करती है, लिख लें, ये कैंसर के साथ भी एसोसिएट करती है, ठीक हो गया। अगर किसी बंदे को कैंसर के साथ कैंसर हो तो उसके साथ भी एक तरह का क्या करवाती है, एक तरह की एसोसिएशन करती है। अच्छा, जिस बंदे को कैंसर हो उसके अंदर जीन्स की म्यूटेशन होती है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर रेट जीन की म्यूटेशन होती है। कौन से आपके रेट जीन म्यूटेड हो सकते हैं, म्यूटेशन रेट जीन के अंदर होती है। तो आप ये बात कर सकते हो कि रेट जीन के अंदर म्यूटेशन होती है मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूरोटाइप 2 में, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूरोप्लाजिया में, ठीक होगा। रेट जीन के अंदर म्यूटेशन होती है। जब आपकी रेट जीन के अंदर म्यूटेशन होती है तो इसके साथ साथ आपको क्या हो सकता है, एक तरह का मतलब कि आपने कहना है कि इसके साथ साथ आपको हो सकता है हर्षबर्ग डिजीज के फीचर से भी आपके आ सकते हैं, हर्षबर्ग डिजीज के फीचर भी आपके एक तरह के आ सकते हैं। हर्षबर्ग डिजीज का आपको पता है कि हाँ जी जनाब, जो मैंने बता दिया कि आगे क्या होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि हाँ जी इसके अंदर जो पेशेंट हमारे पास आएगा उसको क्या क्या होगा, ऐसी कौन कौन सी चीजें उसके अंदर हम देखते हैं, ऐसी कौन सी हम चीजें उसके अंदर देखते हैं। प्रेजेंट एग्जामिनेशन, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने ये कहना है कि ये जो बच्चा होगा, फॉर एग्जांपल बच्चा जब पैदा होता है तो जब वो पहला अपना जो स्टूल पास करता होता है, ठीक हो गया, उसको हम कहते हैं मिकोनियम। क्या कहते हैं, एक तरह का मिकोनियम कहते होते हैं। क्या कहते हैं, एक तरह का मिकोनियम कहते हैं। 48 आवर्स के अंदर पहले पहले जो पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का मिकोनियम कहते होते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, शाबाश। ये जो बच्चा है जिसका डिस्टल कॉलन के ऊपर तो नर्व्स काम नहीं कर रही, तो क्या इसका मिकोनियम पास होगा? क्या ये जो बच्चे का मिकोनियम पास होगा? शाबाश, ये बताइएगा जी। इस बच्चे का मिकोनियम पास नहीं होगा, फेलियर टू पास मिकोनियम। हिस्ट्री के अंदर ऐसा ही आएगा कि एक बच्चा आया है, मदर जो है वो कह रही है कि मेरे बच्चे ने जनाब 2 दिन से इसको एक तरह का स्टूल पास ही नहीं हुआ, ठीक होगा, फेलियर टू पास मिकोनियम। आपने ये देखना कि हिस्ट्री के अंदर उसको क्या कहते हैं, एक तरह का मिकोनियम पास हो नहीं रहा, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है इसके अंदर? नंबर 2 आपने ये कहना है कि देखें बच्चे को एक तरह की वॉमिट होगी, ठीक हो गया। वॉमिट क्या, अब देखिए मतलब कि एक तरह का पीछे तो मेगा कॉलन बन चुकी है, तो जो वो खाएगा वो कहाँ जाएगी, वो बाहर ही निकलेगी ना। तो आपने कहना है इसके अंदर क्या होगी, एक तरह की वॉमिट होगी। अब मुझे ये बताएं कि इसके अंदर बिलियस वॉमिट होगी या नॉन बिलियस वॉमिटिंग होगी? इसके अंदर आपकी बिलियस वॉमिटिंग होती है। कौन सी वॉमिटिंग होती है आपकी, एक तरह की बिलियस वॉमिटिंग होती है, ठीक है। ये आपको पता बताया हुआ मैंने डिटेल के अंदर कि ये कैसे होती है। आगे देखें कि इसके अंदर और क्या होता है। इसके अंदर जो बच्चा होगा वो सही तरह खाएगा ही नहीं, ठीक हो गया। तो आपने ये कहना है कि फेलियर टू थ्राइव होता है, और बच्चे को एक तरह की क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। क्या होती है, एक तरह की कॉन्स्टिपेशन होती है। इसके साथ और क्या हो सकता है, मेगा कॉलन होती है, ठीक हो गया। आगे देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल ना आप बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो ना, ठीक हो गया, अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो तो एक तरह का फिजिकल एग्जामिनेशन का आप इस तरह हिसाब होता है कि एक तरह का जो डॉक्टर्स होते हैं, जो कोई हिसाब होता है, आप जब उसको देखते हो, ठीक होगा, तो उसका एब्डोमिन जो होगा वो डिस्टेंड होगा। एब्डोमिन का होगी एक तरह का डिस्टेंड होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी। तो आपने कहना कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, उसका एब्डोमिन जो होगा वो एक तरह लगा होगा कि हाँ जी एब्डोमिन उसका भरा हुआ है, ठीक होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी। उसके बाद जब हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं ना बच्चा, जैसे एक तरह का रेक्टम एग्जामिनेशन किया जाता है, तो रेक्टम एग्जामिनेशन के वक्त एक तरह का एक्सप्लोसिव डिस्चार्ज होता है स्टूल का। समझ आ रही है? रेक्टल एग्जामिनेशन के ऊपर क्या होता है, एक तरह का रेक्टल एग्जामिनेशन के ऊपर क्या होता है, एक्सप्लोसिव डिस्चार्ज होता है। इसका आप देखेंगे एक्सप्लोसिव डिस्चार्ज का मतलब क्या है, ये कैसे होता है। देखें फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ये जनाब आपका स्टोमिक है, ये जनाब बच्चे का एक तरह का इस तरह शुरू था, और ये जनाब यहाँ पर इशू हुआ था, ठीक होगा, यहाँ पर इशू हुआ था। अब देखें जब ये यहाँ पर इशू था, तो जैसे आप रेक्टम का एग्जामिनेशन करते हो तो यहाँ पर जनाब आपका एक तरह की सेंसेशन दे रहे हो। जैसे यहाँ पर इस तरह सेंसेशन जाती है तो यहाँ पर जितना जो सारा स्टूल पड़ा हुआ है, सारा जो स्टूल वो एकदम बाहर निकलता है। इसको हम कहते हैं एक्सप्लोसिव डिस्चार्ज, कहते हैं एक तरह का एक्सप्लोसिव डिस्चार्ज होता है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं कि हाँ जी जनाब, और हम डायग्नोज कैसे कैसे कर सकते हैं, डायग्नोज की तरफ आते हैं। इसका डायग्नोज कैसे करते हैं, डायग्नोज डायग्नोज के अंदर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक तरह का मतलब कि इसके अंदर जो मेन हम जो करते होते हैं वो क्या है, 2-3 टेस्ट है जो आप लोगों को लाजमी याद होने चाहिए। एक होता है बैरियम अनीमा, बैरियम अनीमा,
ठीक हो गया, ये आप करते होते हो। इसके साथ और आप क्या करते होते हो, एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते होते हैं एनोरेक्टल मोनोमीट्री। ये होता है एक तरह का एनोरेक्टल मोनोमीट्री, एनोरेक्टल मोनोमीट्री, मोनोमीट्री। ये जो होता है ये बेसिकली आपके रेक्टल का, आपके एनल का एक तरह का इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है उसका एक तरह का ये देखने के लिए करते हैं कि ये रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये किस तरह का है। ठीक हो गया, तो इसका मेन ये काम होता है। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो आपने कहना है रेक्टल बायोप्सी। क्या होता है, एक तरह का रेक्टल बायोप्सी जो होता है ये आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। रेक्टम बायोप्सी आपकी क्या होती है, एक तरह की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। क्यों? क्योंकि हमने ये देखना है कि यहाँ पर क्या एक तरह का और बैच प्लेक्सिस, मेंटेरिक प्लेक्सिस, ये क्या एक तरह के एब्सेंट है। ठीक हो गया, उसके बाद हम आगे क्या होते हैं कि आगे क्या होता है एक तरह का, ठीक है। तो आपने कहना है, अगर कोई बंदा पूछता है कि डेफिनेटिव डायग्नोज ऑफ हर्शप्रंग डिजीज क्या है, तो डेफिनेटिव डायग्नोज हर्शप्रंग डिजीज का होगा, वो क्या होगा, एक तरह का डिजिटल रेक्टम, सॉरी रेक्टल बायोप्सी होगा। क्या होगा, रेक्टल बायोप्सी होगा। ये आपका एक तरह का एमसीक्यूज है, बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक हो गया, उसके बाद आप लोगों को ये होना पता होना चाहिए कि अगर हम इसका एक तरह का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट 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 कैसे करते हैं। ठीक हो गया, तो आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, एक तरह का जो ट्रीटमेंट के अंदर हम जो आते होते हैं वो ये होता है कि आप ये खुद देखें कि फॉर एग्जांपल, एक मिनट, इस तरह आप इसको देखें कि अगर ये इस तरह है, ठीक हो गया, अगर आप इस तरह देखें कि एक तरह का इस तरह हो गया, ठीक है। अब ये है, अगर फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा आपका इन्वॉल्व है तो आप इसको सिंपली कट करें। ठीक हो गया, इसको कट करें। जब आप इसको कट करेंगे तो उसके बाद क्या करेगा, इसको जनाब आपका बाकी वाला जो हिस्सा होगा उसको आप इस तरह जोड़ देंगे। ठीक होगा, बाकी का जो रिमेनिंग जो हिस्सा होगा उसको हम कहते हैं एक तरह का आपस में जोड़ देते हैं, ये कट कर देते हैं, तो फिर बाकी जो पाथवे होता है वो आपका कंटिन्यू रहता है। ठीक हो गया, तो ये आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, ये इसका ट्रीटमेंट, और इसका ट्रीटमेंट सर्जिकली ही होता है, कोई दूसरा ट्रीटमेंट इसका नहीं होता। मेन इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकली ही होता है। अच्छा जी, अब अगर कौन कौन सी बातें आप लोगों को मेन पता होनी चाहिए, इसके अंदर कौन कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए, कम से कम मेगा कॉलन का पता होना चाहिए, क्योंकि मेगा कॉलन इसी के अंदर होती है मेन, नंबर 1। नंबर 2, रेट जीन म्यूटेशन इसके अंदर चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एसोसिएशन होती है MEN2 के साथ। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, किस डाउन सिंड्रोम का पता होना चाहिए, किसके साथ एसोसिएशन होती है। उसके बाद क्या है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, जब हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो एक्सप्लोजिव डिस्चार्ज होता है, एक्सप्लोजिव डिस्चार्ज। और रेक्टम एग्जामिनेशन पर हम क्या देखते हैं, एम्प्टी वॉल्ट देखते हैं। क्या देखते हैं, एक तरह का एम्प्टी वॉल्ट देखते होते हैं, या आपने कहना एम्प्टी वॉल्ट देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपने ये कहना है कि ये जनाब आपका एक तरह का बिलियस वॉमिटिंग होती है, एक तरह की बिलियस वॉमिट होती है। उसके बाद क्या होता है, आपने कहना है कि हाँ जी अब रेक्टल बायोप्सी करवाते होते हैं। बायोप्सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ये होती है। उसके बाद आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, इसको जनाब एक तरह का क्या होता है, न्यूरल क्रैश सेल्स, न्यूरल क्रैश सेल्स या एक तरह का और बैच प्लेक्सिस, मेंटेरिक प्लेक्सिस है, ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक हो गया, जो कि एक तरह की मूवमेंट करवा रहे होते हैं। तो ये था जनाब हर्शप्रंग डिजीज का सारे का सारा। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कभी भी क्वेश्चन के अंदर मेगा कॉलम बच्चे की बात की और बच्चे को 3 हो गए, उसको जनाब फीसिस पास नहीं हो रहा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, उसको जनाब कॉन्स्टिपेशन है, उसको जनाब एक तरह का फीसिस पास नहीं हुए हैं, एम्प्टी वॉल्ट है, उसके बाद जनाब ये सारी बातें अगर हो जाएं तो आपने क्या कहना है कि ये क्या है, एक तरह का हर्शप्रंग डिजीज है। हर्शप्रंग डिजीज के अंदर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स या न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आप कह सकते हो, या गैंग्लियोनिक सेल्स कह सकते हो, कि ये नहीं आते, जिसकी वजह से जनाब आपका वहां पर एक तरह का प्लेक्सिस नहीं होते। और वो प्लेक्सिस जो नहीं होते उनको हम कहते हैं और बैच प्लेक्सिस या मेंटेरिक प्लेक्सिस, जो कि मूवमेंट करवा रहे होते हैं, जो कि जनाब मोटेलिटी करवाते हैं। तो इस वजह से ये सारा सीन होता है। ठीक है जी, अब हम जो नेक्स्ट आपकी जो डिजीज डिस्कस करने लगे हैं, जो डिसऑर्डर डिस्कस करने लगे हैं, वो है जनाब आपका एक तरह का इंटरसेप्शन के इंटरसेप्शन क्या होता है। नेक्स्ट आ जाइए, इंटरसेप्शन क्या होता है, इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन का आप इस तरह देख सकते हैं, देखें कि इंटरसेप्शन जो है ये जनाब आपकी वो कंडीशन होती है जिसमें जनाब एक बावल जो होती है वो दूसरी बावल के अंदर इन्वेजिनेट कर जाए। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये जनाब आपका एक तरह का स्टोमी के बच्चे बंदे का, ये जनाब इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक हो गया, ये जनाब इस तरह है, ये जनाब इस तरह, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अगर ये बावल जो इस तरह आई हुई है, ठीक है, ये बावल इस तरह है,
अगर ये बावल जो है वो जनाब आपकी पीछे इस तरह इन्वेजिनेट कर दे दोबारा, ठीक है, यानी कि ये बावल तो है ही है, ठीक हो गया, और ये बावल इस तरह का हो जाए, एक तरह की इन्वेजिनेट कर जाए, ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे कि एक तरह का, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह हो गया, आप इसको क्या कहोगे कि ये जनाब आपका क्या होगा, एक तरह का, ये जनाब ये बावल जो पीछे की तरफ गई है, ये जो पीछे की तरफ गई है, इसको आप क्या कहते होते हो, इसको आप कहते होते हो इंटरसेप्शन। तो इंटरसेप्शन के अंदर जो मेन चीज होती है वो आपकी एक बावल दूसरी बावल के अंदर जब इन्वेजिनेट करती होती है, उस कंडीशन को आप कहते होते हो एक तरह का मतलब के इंटरसेप्शन। अच्छा, अगर आप खुद देखें कि जब हम इसको दोबारा दोबारा अगर ऐसे करते रहें, मतलब कि ये जैसे मैंने किया, अब आगे वाला जो है वो जनाब इस तरह का एक हिस्सा बन जाए, उसके बाद ये वाला जनाब एक हिस्सा बन जाए, इस तरह एक हिस्सा बन जाए, इस तरह बन जाए, तो ये ऐसे लगेगा जैसे टेलीस्कोप हो, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि ये कैसे लगती है, जैसे एक तरह का टेलीस्कोप इन नेचर होती है, कैसी एक तरह का टेलीस्कोप इन नेचर, यानी कैसे लगता है जैसे टेलीस्कोपिक हो। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि इंटरसेप्शन है क्या, आपने कहना है इंटरसेप्शन वो कंडीशन होती है जिसमें जनाब आपकी बावल का एक पोर्शन आपकी दूसरी बावल के अंदर इन्वेजिनेट कर जाता है। इस कंडीशन को हम कहते होते हैं जनाब आपका एक तरह का मतलब कि इसको हम कहते हैं इंटरसेप्शन। और मोस्ट कॉमन जो जगह यहाँ पर ये इन्वॉल्व होता है वो होता है इलियोसिकल वाल्व। कहाँ पर होती है एक तरह की इलियोसिकल वाल्व। आपने कहना है कि ये मोस्ट कॉमन जो जहाँ पर होता है इसको हम कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। यहाँ पर जनाब आपका मोस्ट कॉमन होता है, ठीक होगा। मोस्ट कॉमन आपकी कहाँ होती है, एक तरह की इलियोसिकल वाल्व पर होती है। अच्छा जी, अब क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब एक तरह का मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या क्या है। इसके हम कॉजेज की तरफ आ जाते हैं कि हाँ जी जनाब इसके अंदर कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉजेज के अंदर आपने ये देखना है, कॉजेज के अंदर कॉजेज क्या क्या होते हैं देखें। फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आपका एक और कॉज है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का कैसे कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका स्टोमिक है, ये जनाब आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक हो गया, इंटेस्टाइन है। अगर ये देखें कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से आउटसाइड से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, यहाँ से आउटसाइड से, यहाँ पर जनाब इसकी कोई रुकावट है, जब ये रिकावट है तो ये क्या करेगा, ये जनाब आपकी ये जो बावल होगी ये पीछे की तरफ इस तरह हो जाएगी। और जब ये बावल आपकी पीछे की तरफ इस तरह गई, इन्वेजिनेट हुई दूसरी बावल के अंदर, जैसे ये एक बावल दूसरी बावल के अंदर इन्वेजिनेट हो रही है, तो सिंपल सी बात है इसको हम इंटरसेप्शन कहते हैं। ये भी हो सकता है। या फिर फॉर एग्जाम्पल ये देखें कि अगर ये आपकी मतलब के इस यहाँ पर है, ठीक होगा, फिर भी इसको करेगी। तो आपने कहना कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है ये एक इसका कॉज होता है जो कि जनाब आपका क्या करवाता है, एक तरह का इंटरसेप्शन करवाता होता है। दूसरा कौन कौन सा आपका इंटरसेप्शन करवा सकता है, इंटरसेप्शन कोई ट्यूमर भी करवा सकता है। ट्यूमर पे अगर यहाँ पर हो गई तो भी हो सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक होगा। ट्यूमर हो गई, उसके बाद मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जो कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करवाता हो वो आपकी एक तरह की इंटरसेप्शन करवा सकता है। उसके बाद हम आगे क्या देखते हैं कि हाँ जी जनाब इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं। अब आप खुद देखें, माइकल डिवर्टिकुलम में क्या था, माइकल डिवर्टिकुलम का मतलब होता है कि अगर ये आपकी एक हिस्सा है ना, और माइकल डिवर्टिकुलम का हिस्सा मतलब होता है कि ये एक हिस्सा आपका बाहर की तरफ निकला हुआ है या इधर का तरफ निकला हुआ है, इसको हम माइकल डिवर्टिकुलम के तौर पर ले लेते हैं, ठीक हो गया। अब आप खुद देखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये हिस्सा आपका इस तरह निकला होगा, बाहर की तरफ निकला होगा, तो ये माइकल डिवर्टिकुलम की तरह, और माइकल डिवर्टिकुलम भी ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा रहा है, ठीक हो गया। माइकल डिवर्टिकुलम हो गया, ये सारे फीचर्स जो होते हैं, आपका ट्यूमर हो गया, आपका लिम्फोमा हो गया, ये सारे क्या करवाते होते हैं, ये जनाब आपका एक तरह का इंटरसेप्शन करवा सकते हैं। अब हम आते हैं एसोसिएशन की तरफ, किसकी, एक तरह की एसोसिएशन की तरफ, कौन कौन सी एसोसिएशन होती है एसोसिएशन की तरफ। एसोसिएशन के अंदर जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब कौन किस किस के साथ ये रिस्क फैक्टर्स या कौन कौन होता है जो कि जनाब एसोसिएट करता होता है। नंबर वन आपने कहना है माइकल डिवर्टिकुलम, माइकल डिवर्टिकुलम, ठीक हो गया। नंबर टू जिसका आपको पता होना चाहिए वो ये होता है कि लिम्फोमा हो सकता है, क्या हो सकता है, एक तरह का लिम्फोमा हो सकता है। नंबर थर्ड जिसका आपको पता होना चाहिए हिनोश स्कोनलन परप्यूरा, हिनोश स्कोनलन स्कोनलन परपूरा। अब मेरी बात सुने, लास्ट टाइम थोड़े दिन हुए मैंने पहले एक एमसीक्यूज देखा था जो कि जनाब आपका पूरे का पूरा एमसीक्यूज ये था कि एक तरह का बन रहा था इंटरसेप्शन का, ठीक हो गया। और उसके अंदर जनाब उन्होंने ये पूछा हुआ था कि इसका कौन एज अ रिस्क फैक्टर हो सकता है, ठीक हो। तो उसके अंदर जनाब उन्होंने ऑप्शन जो दिया हुआ था वो हिनोश कॉर्नर पर पूरा था का था, और वो बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये रिस्क फैक्टर्स का पता होना चाहिए, हिनोश कॉर्नर पर पूरा का मेन आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। इसका बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन ये कॉज होता है हिनोश कॉर्नर पर पूरा का।
जी, जी, ये होनोस कॉर्नर पर पूरा और कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ जी जनाब, एक पेशेंट है आपके पास प्रेज़ेंट करता है और उसको बाद उसको जनाब साँस लेने में उसको प्रॉब्लम है, उसके यूरिन के अंदर जनाब आरबीसी आ रहे हैं और उसके बाद जनाब उसके बटेक्स उसके लेग्स के ऊपर जनाब क्या है एक तरह के पाल्पेबल परप्यूरा बने हुए हैं। तो ये किसका फीचर है? ये होनोस कॉर्नर पर और फिर वो कहते हैं कि हाँ जी, इस बच्चे के अंदर कौन-सा फीचर्स हो सकते हैं? आपने कहना है इस बच्चे के अंदर इंटरसेप्शन हो सकती है। क्वेश्चन कहाँ का है, लेकर कहाँ जा रहा है, ठीक हो गया? तो सम टाइम ऐसे होता है आपने इस तरह इसको पिक करना है कि कहाँ की बात कहाँ पे लगा रहा है ये। तो आपने कहना है कि हिनोस होम्योप्रोपियूरा की बात कर रहा है, लेकिन बात ये क्या है इसका लिंक किसके साथ बन रहा है? इसका लिंक बन रहा है आपका एक तरह का इंटरसेप्शन के साथ। तो आपने कहा कि यार ये इंटरसेप्शन आंसर हो सकता है, ठीक है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे आ जाते हैं, आगे क्या होता है? आगे आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर एक तरह का पॉलिप्स हो सकते हैं। पॉलिप्स जो होते हैं वो जनाब इसका कॉज़ कर सकते हैं। एडिनो वायरस जो होते हैं वो कॉज़ कर सकते हैं, यानी कि ये इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अब जिधर से क्वेश्चन मोस्ट आता है जो कि पीएमसी की बातें हैं, वो क्या है पीएमसी में सिंपल बातें पूछेंगे, इतना टफ वाला सीन नहीं होगा। उसके अंदर ये होता है कि एक तरह का जो पेशेंट होगा उसको कोल्की एब्डोमिनल पेन होगी, ठीक होगा? सीवियर ऑनसेट होगा इसका यानी कि एकदम उस बच्चे को बहुत सीवियर पेन होगी, ठीक है? अब आप खुद सोचें यार कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक बाउल है, इस बाउल के अंदर इस तरह एक बाउल जो है वो इन्वेजिनेट कर रही है। तो जब ये बाउल एक तरह की इन्वेजिनेट करेगी तो इसके साथ जो ब्लड सप्लाई इधर जा रही है, जो ब्लड सप्लाई इधर जा रही है, तो ब्लड सप्लाई भी रप्चर होगी कि नहीं होगी? यानी कि जो ब्लड वेसल होगी, वो भी जनाब इन्वॉल्व होगी कि नहीं होगी? तो ब्लड वेसल भी इन्वॉल्व होगी। इसके साथ नर्व भी जा रही होगी, तो नर्व भी इन्वॉल्व होंगी। तो जब यहाँ पर नर्व जा रही हैं और उसके बाद यहाँ पर ब्लड वेसल्स जा रही हैं, जब वो जनाब एक तरह का इंटरसेप्शन का सीन होगा, यानी कि एक बावल दूसरी बावल के अंदर इन्वेजिनेट होगी, तो वो भी एक तरह की डैमेज होगी, वो भी जनाब वहाँ पर भी ट्रॉमा लगेगा, जिसकी वजह से आपको सीवियर बच्चे को पेन होती है, सीवियर कोल की पेन होती है, ठीक हो गया? सीवियर कोल की पेन होती है, नंबर 1 आपको पता होना। दूसरा क्या सीन होता है? दूसरा देखें कि जब ये ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो इसकी वजह से ब्लड जो होगा वो ब्लड वेसल से बाहर निकलेगा। जब ब्लड ब्लड वेसल से बाहर निकलेगा तो इसकी वजह से क्या होगा? एक तरह का एक तरह का आपने कहना रेक्टल ब्लीडिंग होगी, रेक्टल ब्लीडिंग होगी। तो ये आपको पता सीवियर कोल की पेन विद रेक्टम ब्लीडिंग, ये क्या होता है? ये आपका इंटरसेप्शन होता है। लेकिन अभी हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें जो आप लोगों को लाज़मी पता होनी चाहिए कि क्या है एक तरह का कोल की एब्डोमिनल पेन, ठीक हो गया नंबर 1। उसके बाद क्या पता होना चाहिए, वो ये है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर जनाब आपका एक तरह का जब ये एब्डोमिनल पेन हो गया है, तो इतनी सीवियर पेन होती है कि जो बच्चा होता है वो अपनी टाँगें जो होती हैं उसको फ्लेक्स करता है, समझ आ रही है? यानी कि जो टाँगें जो होती है उसको फ्लेक्स करता है और अपनी जो चेस्ट होती है उसके साथ लगाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि जब बंदे किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो ना एब्डोमेन के अंदर, तो वो अपनी टाँगों को फ्लेक्स कर लेता होता है। तो ये बच्चा भी जो होता है ये फ्लेक्स नहीं करता, आपने कहा ना फ्लेक्स्ड नी कर लेता है, जब इसको सीवियर पेन होती है, फ्लेक्स्ड नी, ठीक है जी? ये ट्राइपॉड पोज़ीशन भी होती है, ठीक है? ट्राइपॉड पोज़ीशन भी इसको हम कहते होते हैं। उसके बाद आगे देखें, अब देखें कि अगर रुकावट बनी हुई है, आगे तो कोई चीज़ जा नहीं रही, तो इस वजह से वॉमिट होगी, क्या होगी? एक तरह की वॉमिट होगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपने कहना है कि ब्लडी म्यूकस स्टूल होगा, क्या कहना है? एक तरह का ब्लडी म्यूकस स्टूल, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हम कहते होते हैं क्रंट जेली स्टूल, क्या कहते हैं? एक तरह का करंट जेली स्टूल, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? ब्लडी म्यूकस स्टूल या करंट जेली स्टूल, जो कि आप लोगों का मेन पॉइंट है जो आपको पता हो। अभी तक जो हमने देखा, आपने कहना है कि इंटरसेप्शन का जो पेशेंट होगा, जो बच्चा होगा, उसको सीवियर पेन होगी, कोल्की एब्डोमिनल पेन होगी, अचानक होगी, इतनी पेन होगी कि जो बच्चा होगा वो अपनी टांगों को फ्लेक्स कर लेगा और अपनी चेस्ट के साथ लगाने की कोशिश करेगा, ट्राइपॉड पोजीशन में आएगा, वॉमिट उसको होगी, उसके बाद ब्लीडिंग उसको होगी और करंट जेली लाइक स्टूल होगा, ठीक हो गया? और जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो क्या होता है, ठीक हो गया? जब हम पालपेट करते हैं, अपना हाथ वहां पर लगाते हैं, कहाँ पर है? ये मोस्ट कॉमन जो लोकेशन होती है जहाँ पेन होती है वो राइट अपर क्वाड्रेंट होता है। कौन सा होता है? आपका राइट अपर क्वाड्रेंट होता है। और जब यहाँ पर हम हाथ लगाते हैं तो हाथ लगाने के बाद हमें सुशेड शेप्ड मास नजर आता है। कौन सा? आपका सुशेड शेप्ड मास हम फील करते होते हैं। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये भी एग्जामिनर कभी-कभी ये दे देता होता है कि सुसेड शेप्ड मास आप किस में देखते हो? तो आपने कहना है कि इंटरसेप्शन के अंदर हम सुसेड शेप्ड मास देखते होते हैं, ठीक हो गया? अब आप खुद देखें कि फॉर एग्जांपल जब आपने देखा कि अगर एक इमेजिन करें कि ये वाला जो हिस्सा है वो जनाब आपका किसका एक तरह का राइट अपर क्वाड्रेंट का ये वाला और इससे नीचे वाला जो हिस्सा है वो जनाब आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट का है। अब देखें कि जब अब एक तरह की इस तरह ये हिस्सा इस तरह हुआ है, तो क्या जो आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होंगी, वो आपकी राइट अपर क्वाड्रेंट में ज़्यादा होंगी या कम होंगी? ये बताएँ। शाबाश!
बावल साउंड्स हो गया या बावल जो मूवमेंट होगी वो आपके राइट अपर क्वाड्रेंट में ज्यादा होंगी या कम होगी? ज्यादा होगी भाईजान, क्योंकि ये रुकावट है। ठीक हो गया, रुकावट जहां पर होगी वहां पर ज्यादा होगी, यहाँ पर ज्यादा हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर तो होगी नहीं। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जनाब आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है वहां पर नहीं होती, राइट अपर क्वाड्रेंट में ज्यादा होती है। यहाँ पर क्या होती है, एक तरह की कम होती है, यहाँ पर होती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खुराक ही नहीं, कोई चीज ही नहीं है, बेचारी वैसी पड़ी रहती है। अब हम आ जाते हैं कि हाँ जी जनाब, जैसे कि हमने देखा था कि डायग्नोज कैसे करते हैं। डायग्नोज के अंदर मैंने कह दिया था कि सबसे पहले आप एक तरह का पालपेट करते हो, आपको सूसेट शेप मास नजर आता है, उस वक्त आपको पता चल जाता है फील करते ही। ठीक होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट में बहुत ज्यादा पेन होती है। उसके बाद बच्चे को जब आप फिजिकली देखते हो आपको काफी हद तक फिर भी अंदाजा हो जाता है। लेकिन अब हम आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एक तरह का उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जो होता है वो, अगर कोई पूछे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, आपने कहना अल्ट्रासाउंड, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ठीक हो गया। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम टारगेट साइन देखते हैं। क्या देखते हैं? एक तरह का टारगेट साइन है, देखते होते हैं कि ये जनाब होता है। अब हम आते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने जनाब इसका ट्रीटमेंट करना है। क्या करना है? एक तरह का ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, देखें ट्रीटमेंट के लिए जी सैफ, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सबसे पहले आपने इसकी फेवर में आना होता है। ठीक हो गया। सीटी इसके लिए होता है, लेकिन मोस्ट, अगर मेरे ख्याल में सीटी को मोस्ट प्रेफरेंस नहीं दी जाती, अल्ट्रासाउंड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि उसके अंदर हम टारगेट साइन देखते होते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की जब हम बात करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कि जनाब आपका एक तरह का मतलब कि फॉर एग्जांपल एक बंदे को ब्लीडिंग हो रही थी, इस बच्चे को, तो जब ब्लीडिंग हो रही थी तो इसका सिंपल सी बात है कि उसका फ्लूइड वगैरह जो होगा, वो ब्लड वगैरह जो होगा वो एक तरह का बाहर जा रहा है, तो इसकी वजह से उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। तो ट्रीटमेंट के अंदर हम एक तरह का जो उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, हम उसको जनाब इलेक्ट्रोलाइट को ठीक करेंगे, नंबर वन है। दूसरा क्या है, क्योंकि उसका ब्लड का काफी ज्यादा लॉस होगा तो हम सीबीसी करेंगे। सीबीसी के अंदर हम देखेंगे कि यार उसकी हीमोग्लोबिन कितनी है, वरना हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है। ठीक हो गया। नंबर टू, आपने क्या काम करना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है। और दूसरा काम आपने क्या करना होता है, दूसरा काम आपने सीबीसी करनी है। सीबीसी में आपने देखना है कि भाईजान है कि आप, फिर उसके बाद आपने करना है एक तरह का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है। ठीक हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी होती है। ठीक है। नंबर थर्ड ये हो गया। इसके बाद आपने फॉर एग्जांपल जब भी किसी भी जगह पर एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो हम एक तरह की एनजी ट्यूब पास करते होते हैं। ठीक है, क्या क्या हम डीकम्प्रेशन कर सकें, एनजी ट्यूब आपने पास करनी होती है। ठीक है, एनजी ट्यूब आपने पास करनी है। अगर फिर भी नहीं है तो फिर आपने करना होता है एयर कंट्रास्ट बेरियम अनीमा। एयर कंट्रास्ट बेरियम अनीमा, ये आपका एक टेस्ट होता है, एक आपका ट्रीटमेंट होता है, बेरियम अनीमा। ठीक होगा, अनीमा बेरियम क्रास्ट कंट्रास्ट बेरियम अनीमा आप करते हो, और इसके अंदर जनाब आपका मोस्टली हो जाता है। अगर नहीं तो फिर आप सर्जरी करते होते हो। ठीक है, तो ये जनाब आपका तरीका होता है सारे का सारा, जिसके अंदर होता है इंटरसेप्शन। ये सारे का सारा जनाब होप्स आप लोगों को कवर हो गया होगा कि इंटरसेप्शन क्या होता है। लास्ट आज का जो टॉपिक है वो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, माल रोटेशन, और क्या होता है एक तरह का विद वाल्वुलस के। माल रोटेशन और वाल्वुलस का मतलब क्या होता है, माल रोटेशन और विद वाल्वुलस, ये जनाब। ठीक है, ट्रीटमेंट मैंने बताया तो है कि ट्रीटमेंट के अंदर आप लोग जो करते होते हैं, ट्रीटमेंट के अंदर देखें बंदे को एक तरह का वोमिट आ रही है, बंदे को एक तरह का मतलब कि रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद स्टूल पास जब होता है तो ब्लीडिंग होती है, तो वोमिट होगी तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, तो हम उसको ठीक करेंगे। जब उसके बाद रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग होती जाएगी तो उसको ब्लड की कमी हो सकती है, हम सीबीसी करेंगे। तो अगर हमें हीमोग्लोबिन कम लगे तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ठीक हो गया। नंबर थर्ड हम जो करते हैं वो एनजी ट्यूब हम पास कर सकते हैं। नंबर फोर हम जो करते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह का मतलब कि बेरियम हम एयर कंट्रास्ट अनीमा जो होते हैं वो हम करते होते हैं। नंबर फोर जो होता है, अगर उससे भी काम नहीं सही चल रहा तो हम क्या करते हैं, एक तरह का सर्जरी करते होते हैं। ठीक है, ये आपको पता। अब हम आते हैं माल रोटेशन विद वाल्वुलस क्या होता है, माल रोटेशन विद वाल्वुलस। देखिए, माल रोटेशन का मतलब ये होता है कि एक तरह का मतलब कि आपकी नॉर्मल, आप मेरे ख्याल में सबको पता होगा कि एक तरह का ये जनाब आपका अगर स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ होती है आपकी, एक तरह की सेंटर में होती है। ठीक हो गया। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का होती है आपके पेरिफेरली पाई जाती है, नॉर्मल ये होता है।
माल रोटेशन का ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये यहाँ पर सेंटर में है, ठीक है, ये जनाब इस तरह हो जाए, कैसे, अगर ये देखें कि ये जनाब आपका स्टोमिक है, ये जनाब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर हो गया, ठीक है, और जनाब ये आपका एक तरह का लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक तरह का माल रोटेशन हो गई, यानी कि उसकी जो रोटेशन है वो चेंज हो गई, तो उसको हम कहते होते हैं कि ये क्या होता है, एक तरह का माल रोटेशन होती है। और ये मोस्टली कहाँ पर होती है, आपके मिडगट में होती है, कहाँ होती है, एक तरह की मिडगट में होती है, वहां पर इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं माल रोटेशन होने के। और जब ये माल रोटेशन होगी तो आगे क्या होता है, देखें, अब फॉर एग्जांपल ये जनाब आपकी एक तरह की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, जो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये जनाब यहाँ पर एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा देती है, खुद व खुद यहाँ पर करवाती है, एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा देती है। जब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन काज होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसको हम कहते हैं फाइब्रस बैंड बना देती है, क्या कहती है, एक तरह का फाइब्रस बैंड बना देती है। इस फाइब्रस बैंड को कहते हैं लैड्स बैंड, क्या कहते हैं, एक तरह का लैड्स बैंड, लैड्स बैंड आप कह सकते हो। इसका दूसरा नाम होता है फाइब्रस बैंड। ये फाइब्रस बैंड और लैड्स बैंड कब बनते हैं, देखें, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी इधर आएगी तो इसको एक तरह का तंग कर देगी, ऑब्स्ट्रक्शन काज कर देगी, इसकी वजह से बैंड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं जनाब आपका फाइब्रस बैंड या लैड्स बैंड होते हैं। तो ये क्या काम करेगा, सिंपल सी बात है, खुराक को नीचे आने नहीं देगा, जब खुराक को नीचे नहीं आने देगा क्या होगा, वॉमिट होगी, और क्या होना है, वॉमिट होगी, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी वॉमिट होगी, नॉन बिलियस वॉमिटिंग होगी, इसके अंदर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी, ठीक होगा, नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। और सॉरी, इसके अंदर बिलियस हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के इस तरह, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका बाइल आ रहा है, क्या आपका एक तरह का बाइल आ रहा है, तो बाइल बाइल आता है इधर, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, एक तरह का बिलियस वॉमिटिंग देखते होते हैं, क्या देखते हैं, एक तरह का बिलियस वॉमिटिंग देखते होते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अंदर हम ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं, इसके अंदर जनाब इस तरह से ब्लड सप्लाई भी जो होगी एक तरह की इम्पेयर्ड होगी, क्यों, क्योंकि जनाब यहाँ पर जब ये ब्लड ऑफ बैंड बना तो इसके साथ जो ब्लड सप्लाई ब्लड वेसल चल रही होगी वो भी रप्चर होगी, तो ब्लड जो होगा उधर से लीक होगा। तो ये था जनाब माल रोटेशन। अभी हम माल रोटेशन को देखते हैं कि इसके अंदर फीचर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो आपने कहना है कि एक तरह का ये तकरीबन बच्चे को पहले महीने के अंदर अंदर ये सारा कुछ हो जाता है, फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ के अंदर ये अपीयर होता है, फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ के अंदर ये होता है, एक तरह का अपीयर होता है, नंबर वन। नंबर टू, आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का बिलियस वॉमिटिंग होती है, बिलियस वॉमिट होती है। उसके बाद यार जहां पर बिलियस वॉमिट हो रही है और ये जनाब एक तरह का बैंड्स बना रही है, तो वहां पर आपकी नर्व्स भी गुजर रही होती हैं, जिसकी वजह से आपको पेन होती है, एब्डोमिनल पेन होगी, क्रैम्प हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, ये आपको पता है, एब्डोमिनल पेन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि आपका एक तरह का जो ब्लड होगा वो उधर से लीक होगा, निकलेगा ब्लड वेसल से, जब ब्लड वेसल से ब्लड निकलेगा तो वो जनाब आपके स्टूल के अंदर आएगा, ठीक हो गया। तो आपने कहना ब्लड इन स्टूल होगा, ब्लड इन स्टूल हो गया, ठीक है, ये आपने बात करनी है। उसके बाद आपने कहना है कि एक तरह का इसका डायग्नोज हम कैसे करते हैं, डायग्नोज 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 का आपने बताना है कि डायग्नोज हम जो देखते होते हैं कि एक तरह का एक्सरे करते होते हैं, क्या करते हैं, एक तरह का एक्सरे, डायग्नोज के अंदर हम एक्सरे करते हैं, और एक्सरे के अंदर हम क्या देखते हैं, बर्ड बीक अपीयरेंस देखते होते हैं, बर्ड बीक अपीयरेंस देखते होते हैं, बर्ड बीक अपीयरेंस देखते होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक तरह का जीआई मतलब के एंडोस्कोपी जो होती है वो हम करते होते हैं, अपर जीआई एंडोस्कोपी करते होते हैं, अपर जीआई एंडोस्कोपी ये भी करते होते हैं, एंडोस्कोपी ये भी करते हैं, ठीक हो गया। और इसके साथ हम क्या करते हैं, बर्ड बीक अपीयरेंस भी देखते हैं। अल्ट्रासाउंड के अंदर आपका देखते हैं डबल बबल साइन देखते होते हो, क्या होता है, एक तरह का डबल बबल साइन, इसके अंदर भी डबल बबल साइन होता है, डबल बबल साइन। ये सिंगल बबल साइन भी मैं बताऊंगा, डबल बबल साइन कहाँ होता है वो भी मैं बताऊंगा, ट्रिपल बबल साइन जो होता है वो कहाँ पर होता है वो भी हम करेंगे, ठीक हो गया। ये सारे बबल साइंस होते हैं जो आप जीआईटी के अंदर देखते होते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तो एसोफेगस वाले जगह पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो कोई साइन नहीं होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल स्टोमी के नीचे है तो सिंगल बबल, अगर ड्यूडिनम वाले हिस्से पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम डबल बबल साइन देखते हैं, अगर आपकी इलियम लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर हम ट्रिपल बबल साइन देखते होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आपने ये कहना है कि हमने ये सारा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है ट्रीटमेंट के, ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना है, ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले आपने ये कहना है कि हम जनाब एक तरह का एनजी ट्यूब पास करेंगे, उसके बाद इंट्रावेनस फ्लूइड्स देंगे, क्यों, क्योंकि एक तो उसको वोमिट हो रही है और दूसरा जीआईटी की जो ज्यादा डिजीज है ना, ज्यादा क्या मोर देन 90 डिजीज के अंदर आप एनजी पास करते ही करते हो, जो इमरजेंसी की होती है, इंट्रावेनस फ्लूइड्स भी आप लगाते हो, ठीक है, इंट्रावेनस फ्लूइड्स भी देना होता है, और उसके बाद जनाब अभी सारा सीन करना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक तरह का सर्जरी करते हैं, सर्जरी, ठीक है। तो ये था जनाब आपका एक तरह का माल रोटेशन। वाल्वुलस के अंदर होता है कि अगर ये आपकी एक तरह की इंटेस्टाइन है, अगर ये एक तरह की इंटेस्टाइन है, ये जनाब आपकी, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि
फॉर एग्जांपल ये जनाब आपका एक हिस्सा, ये जनाब इस तरह इसके ऊपर एक तरह का मूव हो जाए, ठीक हो गया, इस तरह हो जाए, इसको हम कहते होते हैं वाल्वुलस। वाल्वुलस के भी सेम फीचर्स होते हैं, इसमें कोई खास फर्क नहीं होता। तो ये था जनाब, एक आपकी डिजीजेस जीआईटी की रह गई है अकॉर्डिंग टू, मतलब के जो आपका सीन पड़ा है, बाकी आपकी सारी हो चुकी। यहाँ तक किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हमारा जो टारगेट होगा सर इसके एक आपकी रिस्पायरेटरी की, ठीक हो गया। तो ये अहमद तो बात सही आ रही तो मैसेज कर दो, ठीक है।